हाँ जी, गुड मॉर्निंग। इतने सारे लोग आप सिर से सिर जुड़े हुए हैं, क्या करोगे इतना सारा पढ़ के? जितने अंदर बैठे हो उतने बाहर बैठे हो हैं? इतनी अचानक भीड़ कैसे उमड़ी? मैं तो परसों जोधपुर था, मतलब लाइव देख रहा था, सर कह रहे थे चारों पांचों कमरे फुल कर दिया आप लोगों ने। यूं मतलब 12th का रिजल्ट आते ही उसका असर हुआ है? कितने छोटे छोटे टाबर है जो बचपन बर्बाद करने आए इधर। हाँ, फर्स्ट ईयर वाले बच्चे कौन कौन है इसमें? नवीन जी थोड़े ही हैं आपके, तो जो बिना फर्स्ट ईयर वाले और है सारे। चलो, तो ऐसे कितने लोग थे जिन्होंने इस बार एग्जाम दिया था आरएस का? फॉर्म भरा या एग्जाम दिया कुछ भी? चलो, ऐसे कितने लोग हैं जिनको आरएस का सिलेबस याद है? तो खड़े होकर सुनाओ देखे। ऐसे थोड़ी होता है कि यूं क्लास में हाथ खड़ा करके क्रेडिट ले जाए, यहां देख लो हमारा याद किया हुआ है? याद है तो फिर सुनाना चाहिए। कोई बात नहीं, मुझे पता है पहली क्लास में किसी को याद नहीं होता। आप जो 5-7 हाथ खड़े करते हो आप यूं ही कर देते हो। पूछा है तो आदमी की भी इज्जत की जाए, कोई नहीं खड़ा कर रहा, 2-4 तो हाथ खड़ा कर ले। पर याद करना है, उसका मतलब ये है कि वो याद करना पड़ेगा ना। जिस भी आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, यदि उसका सिलेबस, उसका क्या टाइप के एग्जाम होता है, वो कितने एग्जाम होते हैं उसके अंदर, इन चीजों की थोड़ी जानकारियां रहे तो साइकोलॉजिकल लीड के अंदर रहता है। वरना क्या, कई बार कोई बच्चा तैयारी करने लग जाता है, पता ही नहीं होता उसको कि कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या एग्जाम का सिलेबस होता है, फिर उसको मास्टर कुछ ही पढ़ा दे, धूल में लठ मारने वाली सी बात हो जाए। फिर तो थोड़ा थोड़ा सा पता रहे हमें पहले से कि यार ये पढ़ना होता है, मास्टर जो पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। आउट ऑफ सिलेबस जाए तो अपने कह सकेंगे मास्टर साहब थोड़ा सा इधर लाइन से बाहर जा रहे हो आप थोड़े, तो थोड़ा ध्यान रहे तो ठीक रहता है। तो आप जब किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें, उसका सबसे पहले क्या याद रहना चाहिए आपको? सिलेबस। तो जैसे मान लो आज अपने यहाँ से 2 सब्जेक्ट शुरू करेंगे आपके, है ना। मैं पढ़ाऊंगा आपको राजस्थान हिस्ट्री आज, और मेरे बाद विजय सर आएंगे, विजय सर आपको पढ़ाएंगे इकोनॉमी। तो ज्यादा नहीं तो कम से कम ये 2 तो पक्के होने चाहिए कि भाई एक रजिस्टर जो आपने राजस्थान हिस्ट्री का बनाया उसके पहले पन्ने पे राजस्थान हिस्ट्री का सिलेबस लिखा जाए, और दूसरा रजिस्टर जो आप इकोनॉमी का बनाओगे उसके पहले पन्ने पे इकोनॉमी का सिलेबस लिख लो। और वो सिलेबस कम से कम याद रहे आपके कि राजस्थान हिस्ट्री में हमारे कौन कौन से पॉइंट्स है और इकोनॉमी के अंदर हमारे कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, क्या क्या पढ़ना चाहिए क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए, थोड़ा पता रहता है उसके माध्यम से। मैं थोड़ा और बताता हूँ, देखो। ये मोटे बड़ा आता नहीं, वो नहीं, यही है। आप बोला जो एग्जाम है, बेसिकली आप 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। प्री का पेपर, मेंस का पेपर, और इंटरव्यू। अच्छा, कई बार स्टूडेंट जब ये बैच शुरू होता है तब पूछता है, मैं कुछ भी पढ़ा देता हूं उसके बाद पूछता है कि सर ये जो पढ़ाया था ये प्री का था या मेंस का था। एक तो हम यहाँ इस फाउंडेशन बैच में अगले कुछ महीनों तक जो भी चीजें पढ़ेंगे वो इन तीनों की होगी। ऐसी कोई चीज नहीं होती जो केवल प्री की होती है, ऐसी कोई चीज नहीं होती जो केवल मेंस की होती है, ऐसी कोई घुट्टी नहीं होती जो केवल इंटरव्यू में पिला दी जाए। जो नोट्स लिखवाए जाते हैं वो इन तीनों में काम आते हैं, प्री में, मेंस में और इंटरव्यू में। और मैं तो अक्सर हंसता रहता हूं कि एक टीचर जो बोलता है और जो लिखवाता है, उसके अतिरिक्त वो बातें जो नहीं बोलता, सॉरी जो नहीं लिखवाता है केवल बोलता है, वो ज्यादा काम की होती है। इसलिए क्लास में बैठते समय हर स्टूडेंट को कान ढंग से खुले रखने चाहिए कि वो हर चीज सुन पाए। कि खूब सारी चीजें होती है जो लिखवाई नहीं जाती, केवल समझा दी जाती है। सुनी भी होती है तो यदि क्वेश्चन भी आ जाए तो भी सोल्व हो जाता है, इंटरव्यू में यदि कोई पूछ ले तो भी अपने से सोल्व हो जाता है। मैं तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा और बताऊं। प्री वाला जो पेपर आता है, उस प्री वाले पेपर में 150 सवाल आते हैं, थोड़ा बहुत आप देख के आए हो। 200 नंबर के, मार्किंग तो कितने नंबर की? 200। और क्वेश्चन कितने आते हैं? 150 क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर। ये जो 150 क्वेश्चन आते हैं, यदि आप इनको चेक करेंगे कि 150 क्वेश्चन कहां से क्या आए, तो आपको लगेगा यार दुनिया में जो कुछ होता है वो अपने आरएस वाले सब पूछते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो ये इधर प्री के एग्जाम के अंदर नहीं पूछते। ये प्री में आपसे हिस्ट्री पूछेंगे, पॉलिटी पूछेंगे, इकोनॉमी पूछेंगे, ज्योग्राफी पूछेंगे, साइंस पूछेंगे, मैथ्स और रीजनिंग। ये 5 बेसिक सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस। ये प्री में भी आते हैं, मेंस के अंदर भी आते हैं। ये 5 सब्जेक्ट तो बहुत ढंग से पढ़ने होते हैं यार, दोनों जगह काम आएंगे, प्री में काम आएंगे, मेंस में काम आएंगे। इंटरव्यू के भी ज्यादातर जो सवाल बनते हैं वो इन 5 के अंदर से बनते हैं। मैथ्स रीजनिंग प्री में आती है, आजकल उन्होंने मेंस से हटा दी, उनका मेंस में रहना दो। पर फिर भी मैथ्स रीजनिंग ढंग से पढ़ लेनी चाहिए। कि मैं हमेशा देखता हूं कि जिन बच्चों की मैथ्स रीजनिंग थोड़ी अच्छी होती है उनको प्री पास करने में जोर नहीं आता। ठीक ठीक सी भी हो थोड़ी, होता क्या है कि 20 एक सवाल आते हैं मैथ्स रीजनिंग, और ये बोनस टाइप के होते हैं। जिनको आती है उनको आ जाती है बहुत ढंग से, तो वो जल्दी जल्दी हो जाते हैं सवाल, थोड़े तो इतना माथापच्ची नहीं करनी पड़ती, कम पढ़ना पड़ता है, आउटपुट ज्यादा दे देती है मैथ्स रीजनिंग। जिसमें चलो मैथ्स का तो थोड़ा मामला गड़बड़ हो जाता है। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो जिसको आता है उसको आता है, नहीं आता उसको नहीं आता। कई बार टाबर माथा फोड़ फोड़ के मर जाता है, पर उसको मैथ्स तो
नहीं आती है। और फिर क्या अपने हथियार जल्दी डालते हैं, अपने को थोड़ा सा ही नहीं आता अपने मरने दे रहे, दूसरे में कर लेंगे अपने। पर रीजनिंग तो बेचारा सा सब्जेक्ट है जो किसी को आ जाए। उसके पापा ने उसकी मम्मी को देखकर कहा कि उसके बेटे का बेटा मेरा क्या लगेगा, कोई कर ले यार, इसके अंदर क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। मैं अपने घर से चला 4 किलोमीटर पूर्व दिशा की तरफ गया, वहां से मुड़ा, फिर 5 किलोमीटर चला, फिर वहां से मुड़ा, फिर वापस 4 किलोमीटर आ गया, बताओ मैं कहां हूं? वही है जहां चला था, और कहां है ना। ऐसे सिंपल सिंपल सवाल आते हैं। तो रीजनिंग तो मुझे तो कई बार लगता है रीजनिंग क्लास में पढ़ाने की चीज थोड़ी होती है। रीजनिंग तो हर किसी आदमी को आनी चाहिए। यदि किसी आदमी को रीजनिंग नहीं आती, इसका मतलब केमिकल लोचा है, दिमाग के चांके सही जगह पे नहीं है। भाई हर आदमी लॉजिकल होगा तभी तो आरएस बने, बिना लॉजिकल आदमी तो आरएस बन के भी क्या करेगा। इधर वाले में थोड़ा ठीक रहता है। तो आप भी पढ़ो, तब इन दोनों को थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेना, ताकि प्री पास करने में ज्यादा जोर नहीं आता। हालांकि जब मैं ये बात कहता हूं कि भाई मैथ्स रीजनिंग जिनकी अच्छी होती है वो प्री आराम से पास कर लेते हैं, तो कई बार कोई बच्चे आ कहते हैं सर आप भले कितना ही समझा दो पर हमें तो मैथ्स आ जाएगी, निकल आएगी। फिर हमारी प्री इधर वाले ज्यादा पढ़े जाए। प्री वाला जो रिजल्ट आया, तो इस बार प्री की मेरिट थी अपने, मैं 2 एग्जाम्पल बताता हूं। रिजल्ट आने के थोड़े दिन बाद एक स्टूडेंट मुझे बाहर मिले, मैंने पूछा क्या रहा प्री, क्या रहा सर? हो जाएगा। कितने क्या नंबर आ रहे हैं? हम ये मान रहे थे कि 80 से 85 के बीच में लगभग कोई मेरिट रहेगी। कोई बच्चा कहता कि सर 90 है, मेरे 86 है, 85 है, 83 है। तो हम ये कहते हो मेंस की तैयारी कर, मेंस की तैयारी कर। तो मैं उनसे पूछा कितने क्या नंबर आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा 132। आंसर किसे जोड़े होंगे? तो नॉर्मली मैं जब भी स्टूडेंट से जो भी कोई मिलता मुझे नमस्ते कर लेता, चला गया, मैं उससे पूछ लेता वहां कितने नंबर है मेंस में। जल्दबाजी में रहते इधर उधर बेच के कितने नंबर है सर? 90 है सर, 92 है सर, 84 है सर, 85। हाँ मेंस की तैयारी करो, मेंस की तैयारी करो। उसने 132 का, तो मैं रुक गया। मैं मिला सुबह सुबह 132 नंबर। उसने कहा है सर 132 नंबर है तुम्हारे? हाँ। अपने वाले आंसर किसी है, एक आधा ऊपर नीचे हो जाएगा आरपीसी वाले से, या तो 2 कम हो जाएंगे या 2 ज्यादा हो जाएंगे, यही होता है। कोई क्वेश्चन डिलीट हो गया तो एक आधा बढ़ गया, डिलीट नहीं हुआ तो एक आधा घट गया, कोई क्वेश्चन गलत हो गया, कोई क्वेश्चन सही हो गया, इतना सा रहता है। डिलीट हो जाता है, मार्किंग बढ़ जाती है, मार्किंग बढ़ती है तो कोई क्वेश्चन सही हो जाता है। आपका गलत था वो डिलीट हो गया तो 2 नंबर बढ़ जाते हैं। सर इतने हैं। आप 2 नंबर का प्लस माइनस का वेरी करोगे ना तो भी 130 के आसपास तो है मेरे नंबर। यार जोरदार, वेरी गुड। इंजीनियरिंग कर रखी है क्या? उसने कहा नहीं बीए और मैथ्स रीजनिंग छोड़ के आया था, उसके बावजूद है। अब बताओ क्या करना है यार, अब तो मैं क्या ही बता सकता हूं कैसे। उसने कहा इन सब में बाकी सब सही है अपना, तो साइंस गलत भी होगी तो भी होगी। इतना क्या पढ़ा? उसने कहा मुझे पता था कि इधर वाले 2 नहीं आते तो कहीं ना कहीं तो पूर्ति करनी है, तो पूर्ति की सर मैंने। जोरदार। इसका मतलब वो एग्जाम्पल है कि जिनको एकदम भी नहीं आए उनके भी नंबर कितने हैं। अब थोड़े दिन पहले, मतलब मैं अभी जोधपुर था 10 दिन क्लास लेने के लिए, उससे पहले एक दिन मैं ऑफिस के अंदर बैठा हुआ था। एक बच्ची आईएएस वाला प्रीलिम्स था 2 दिन पहले, उसके लिए कोई बच्ची पूछने के लिए सर आईएएस वाला प्रीलिम्स है, कैसे तैयारी करूं, क्या तैयारी करूं उसकी, फॉर्म भरा हुआ है, पढ़ तो लिया, वापस कैसे पढ़ूं? तुमने मेंस दिया था इस बार वाला? उसने हाँ सर मेंस दिया था, मैं फलाने फलाने बैच की स्टूडेंट हूं। अच्छा मेंस कैसा हुआ? उसने सर मेंस थोड़ा बिगड़ गया था। कैसे? तो सर मेरे कोरोना हो गया था, घर के अंदर भी कई लोग बीमार हो गए थे, उसके बाद में फिर मैं वापस ही नहीं आ पाई, गांव ही रही थी, टेस्ट सीरीज भी नहीं दे पाई। वैसे अच्छे में सर पेपर पर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अंदर से, अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। मेंस होता भी ऐसा ही, आपने आंसर लिख दिया, अब क्या पता सही है गलत है, अगले वाले को कैसा लगेगा। प्री वाले में सीधा है, सही है तो नंबर आएंगे, गलत है तो नंबर नहीं है। मैंने कहा हो जाएगा तुम्हारा, ऐसा तो तुम्हारे अंदर का कॉन्फिडेंस नहीं है, बाकी हो जाएगा तुम्हारा, मेंस भी हो जाएगा। और क्लास में यूं शक्ल मेरे को याद थी, मुझे लगा अरे ठीक ठीक टेस्ट वेस्ट नंबर अच्छे आया करते थे इसके। मैंने ये वापस पूछा कि प्री में कितने नंबर थे? तो उसने कहा प्री में 128 थे। 128 नंबर थे। तो उसकी उम्र कोई 22-23 साल होगी पूरी। तो तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट है? उसने कहा हाँ सर, मैं जिस साल यहाँ आई थी ना उस साल में फाइनल के अंदर थी, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी 2019 के अंदर मेरी। फिर ये 20 निकला रही थी, एज हो रही थी, वैकेंसी आई, मैंने पेपर दिया इसमें था, तब मेरी 22 साल एज। तुम्हारे 128 नंबर है। एक साल वो कोचिंग की थी, जस्ट उसके बाद एग्जाम हुआ और बीच में कोरोना हो रहा है, फिर तुम्हारे 128 नंबर है। हाँ सर नंबर तो 128। मार्कशीट दिखाऊं? तुम्हें मार्कशीट मुंह पे मारी, गलत चेक कर, है 128 है। तेरे को डाउट हो रहा होगा क्या कर रखा है तुमने? सर बीएससी हूं। तो कैसे? तो सर ये वाले तो पूरे सही थे मेरे, साइंस मैथ्स और रीजनिंग। इधर तो मुझे पता था इधर तो कुछ ही नहीं कटेंगे, ये सारे आ रहे। मैं बीएससी हूं सर, बायोलॉजी से बीएससी हूं, तो साइंस वाले गलत नहीं हुए। मैथ्स रीजनिंग मैंने तैयार कर ली, थोड़ी साइंस की स्टूडेंट थी, ठीक थी मैथ्स रीजनिंग, थोड़ी और पढ़ ली मैं, तो इधर वाले नंबर ज्यादा हो गए मेरे। बाकी इनमें थोड़ा इनमें पढ़ के चली गई। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि यदि कोई बंदा अपने होम ग्राउंड में अच्छी सी बैटिंग कर ले, होम ग्राउंड जो वो बीए बीएससी तक पढ़ गया था, बीए बीएससी बीकॉम में जो कुछ पढ़ता है, ग्रेजुएशन के अंदर जो कुछ पढ़ता है, केवल वो ढंग से पढ़ ले तो प्री पास हो जाए। इस दुनिया का सबसे सिंपल एग्जाम आरएस का प्री होता है। इसमें टाबर फेल होते हैं, कोई कहता है फिर फेल क्यों हो जाते हैं? 2 चीजों की वजह से, या तो टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ाता है उनका, या उनका सब्जेक्ट मैनेजमेंट गड़बड़ाता है। जिस बच्चे को मैथ्स एकदम नहीं आती वो फिर उस मैथ्स को लेके बैठा रहता है, वो जो सब्जेक्ट उसे ज्यादा पढ़ने चाहिए थे, जिनमें ज्यादा अच्छा कर सकता था, उनको करने में कर देता है।
या कोई टावर केवल हिस्ट्री हिस्ट्री लेके बैठ जाता है, इनकी तरफ पूरा ध्यान नहीं दे पाता। थोड़ा थोड़ा सबकी तरफ ध्यान दे दिया जाए, ये प्री पास होता है आराम से। जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, किसी भी सब्जेक्ट का मास्टर बनने की कोशिश तो करनी नहीं इसके अंदर। अक्सर कोई स्टूडेंट आता है सर इसमें और डीप पढ़ना चाहता हूं, क्यों डीप पढ़ना है, डूब जाएगा फालतू में, फिर एक ही सब्जेक्ट होगा। अपने यहां पे आप देख लो 7 सब्जेक्ट हुए होंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, करंट, है ना। करंट को मैं बात छोड़ दूं, लो मैं कहता हूं ये 7 सब्जेक्ट, ये 7 तो सीधे सीधे से प्री के अंदर पढ़ने हैं। मेंस के अंदर पबेड अलग से जुड़ेगा, एथिक्स अलग से जुड़ेगी, हिंदी इंग्लिश अलग से जुड़ेगी, और 6 वो छोटे छोटे सब्जेक्ट हो रहे हैं जो अलग से जुड़ेंगे 20-20 नंबर वाले, जिनमें आपका योगा एंड स्पोर्ट्स, बिजनेस मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, लॉ, मैनेजमेंट वाला जो इससे आता है। कितने हो गए? 6, 7, 8, 9, 10 और 7 सब्जेक्ट पहले पढ़ रहे थे। कोई कितना डीप पढ़ लेगा इनको? ग्रेजुएशन में 3 ही लगते हैं, वही डीप नहीं पढ़े जाते, वो तो पास किया अपने 1 वीक सीरीज से, अब वो 17 डीप पढ़ेगा जाके। और कहां डीप पढ़ना है? पिछले 3 बार से, भाई ये सिलेबस चेंज होने के बाद 4 बार से, है ना, 13 में एग्जाम हो गया, 16 में एग्जाम हो गया, 18 में हो गया, 21 के अंदर एग्जाम हो गया। इस बार सर्वाधिक मेरिट थी 84 नंबर, पिछले 4 बार की सर्वाधिक मेरिट है। मान लिया जाए कि आप बच्चे आजकल ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए, पहले इतने इंटेलिजेंट लोग नहीं आते, आप इंटेलिजेंट आते हो, इस बार आप और इंटेलिजेंट लोग मेरिट को और ऊपर लेके जाओगे, ये 84 से 90 कर दोगे, मान लो 200 में से 90, 50% है क्या? यदि कोई सारे सब्जेक्ट तैयार करने वाले लोग होते तो फिर तो मेरिट 100 से तो ऊपर जानी चाहिए थी कम से कम, जो कि प्री में एक आधा पास नहीं होता, प्री के अंदर पास होते हैं हजारों में, 20-22 हजार लोग प्री के अंदर पास होते हैं। इसका मतलब 20-22 हजार लोगों का एवरेज ये है, ये जनरल की मेरिट है। कैटेगरी नीचे आती जाएगी लगातार, एक एक आधा नंबर का फर्क पड़े पर लगातार नहीं, ये हाईएस्ट कट ऑफ है उसकी, अब तक की हाईएस्ट कट ऑफ है, आगे बढ़ भी जाएगी तो ये। इसका मतलब किसी को भी ये पूरे सब्जेक्ट तैयार हो ही नहीं सकते, ये सब्जेक्ट सबके ठीक 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 तैयार होते हैं, और जिनके ठीक ठाक से तैयार हो जाते हैं उन लोगों के सिलेक्शन हो जाते हैं। 3 मेंस हो गए सीधे सीधे से, 4 हो गए, चौथे का रिजल्ट नहीं आया, 3 मेंस के रिजल्ट आ गए। पहले मेंस की कट ऑफ थी 350, दूसरे की थी 327, तीसरे की थी 344 आउट ऑफ 800। ये तो 45% क्रॉस नहीं कर पा रही है। 360 नंबर होते हैं 45% में, तो 45% नहीं आ रहे हैं। मतलब यदि किसी के 4 पेपर में 90 नंबर आते हैं तो नौकरी लगता है, 200 में से 90, मतलब 45% नंबर भी लेके आ जाए, इंटरव्यू में ठीक ठाक सा प्रदर्शन हो तो नौकरी तो मिल आ जाए। एक आधा सब्जेक्ट खुद का होता है, उस एक आधे सब्जेक्ट में नंबर थोड़े से बढ़ जाए और डंकी नौकरी ले लेता है। पर टावर मैनेजमेंट गड़बड़ाता है, वो या तो जिन चीजों को पढ़ना चाहिए था उनको नहीं पढ़ता, या उनको पढ़ता है तो उसमें गलत सामग्री पढ़ता है, या जितना सब्जेक्ट को जो टाइम दिया जाना चाहिए था उतना नहीं दे पाता। जैसे अक्सर मैं इस बार मेंस में बच्चे थोड़ा अलग से पढ़ रहे थे, बाकी मैं हमेशा देखता हूं कि ये जो 6 छोटे सब्जेक्ट होते हैं, 20-20 नंबर के सब्जेक्ट होते हैं, थोड़े थोड़े से नोट्स भी इनके इतने से होते हैं, 40 पन्नों के नोट्स, 45 पन्नों के नोट्स, ऐसे नोट्स होते हैं, और बच्चे ये नहीं पढ़ के जाते क्योंकि उसको लगता है हिस्ट्री आएगी 75 नंबर की और सोशियोलॉजी आएगी 20 की, तो मैं ये तैयार कर लेता हूं, ये छोड़ देता हूं। अब वो पूरी छोड़ के जाता है, इधर 20 में से नंबर आते हैं 3। अब ये ऐसे करके 6 पेपर है, 120 नंबर के पेपर होते हैं। पिछली बार के रिजल्ट की हालत ये थी मेंस की कि किसी भी बच्चा कोई आता हमारे पास में कि सर इस बार तो सिलेक्शन नहीं हुआ, सर मेंस में इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, कहां कम रहे। ज्यादातर का जो एवरेज था वो ये बता रहा था कि उनके इन 6 छोटे वाले सब्जेक्ट में नंबर नहीं थे। 120 में से नंबर मिला के 25, 120 में से नंबर मिला के 30, मतलब वो 40 क्रॉस नहीं कर पा रहा था जो फेल हुए, और जो पास हुए उनके इन पेपर में नंबर अच्छे। कारण यह है कि ये सब्जेक्ट जो बड़े वाले सब्जेक्ट है तो सबने पढ़े, तो सबके बराबर नंबर आ गए। ये जिसने पढ़े वो थोड़ा लीड ले गया। 10 लोगों के लगातार नंबर आए, 120 में से 35, 35, 35, 35, 11वां जो बंदा था उसके नंबर 45 है, तो एक सिलेक्शन हो गया 10 पे। यही तो चाहिए उनको कि उनके पास 22,000 कॉपी गई मेंस की, उनमें से उनको 2200 लोग या 2500 लोग उनको इंटरव्यू के लेने हैं, तो 10 में एक कॉपी तो ढंग की मिल जाएगी। एक बंदा तो होगा जिसने थोड़ा सा अलग पढ़ा होगा, बस यही है। ये बार लोग कहते हैं आप सबको एक जैसा पढ़ाते हो, सारे बच्चे क्लास में एक साथ बैठते हैं, सेम नोट्स पढ़ते हैं, फिर एक का सिलेक्शन होता है एक का नहीं होता, क्या कारण है? उसका मैनेजमेंट। ये कोई नहीं सिखा पाए, ये उसको खुद को ही सीखना होता है। हम सिखाते हैं, खूब बातें बताते हैं, पर बच्चा इनमें खूब सारा दिमाग लगाता है और वो कई बार अपने हिसाब से भी काम करता है, इस चक्कर के अंदर भी फेल होता है। इसलिए थोड़ा सा इस तैयारी को उस मैनेजमेंट के स्तर पर ठीक कर लिया जाए कि क्या पढ़ रहे हैं, अपने कितना पढ़ रहे हैं वो हमेशा बता रहे। इसलिए मैंने शुरू में सिलेबस वाली बातें की
कि कई बार ऐसा होता है कि अपने पढ़ते रहते हैं, कुछ भी इधर उधर का पढ़ते रहते हैं और बाद में पता चलता है ये तो टॉपिक ही नहीं है। तो क्यों पढ़ा, फिर उसमें एक दिन डेढ़ दिन भी लगाया, तुमने क्यों लगाया? उसकी बनिस्बत जो पढ़ा जाना चाहिए था वो पढ़ लेते। 17 सब्जेक्ट है। मैं जब पढ़ाता हूं तो लोग पूछते हैं बाद में, नोट्स लिखवा दिए सर और क्या पढ़े, हालांकि हम बताएंगे और वाला वो कीड़ा भी मिटाते ही, हम बताते ही क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 17 सब्जेक्ट के जो नोट्स लिखवाए जाएंगे, आप में से किसी बच्चे को पूरे याद नहीं होंगे, जिसकी फर्स्ट रैंक आएगी उसको भी याद हो ही नहीं सकते। 17 रजिस्टर, 17 तो सीधे सीधे एक एक रजिस्टर भरे तो है। खाली हिस्ट्री के 5 भरते हैं, राजस्थान का अलग, एंशियंट का अलग, मिडिवल का अलग, मॉडर्न का अलग, वर्ल्ड का अलग। आप ज्योग्राफी के 3 भरेंगे, कोई फिजिकल का अलग, राजस्थान का अलग, इंडियन का अलग। पॉलिटी के 2 कोई होंगे, इंडियन पॉलिटी अलग, उसमें स्टेट पॉलिटी वाला पोर्शन है वो अलग, पबेड का अलग, आईआर का अलग। 25-30 रजिस्टर होते हैं। कौन कहे कि सारे याद है? नोट्स किसी के 70% याद हो जाए ना तो ही रैंक आती है। पर स्टूडेंट यहां भी गलती करता है, वो इनको तो छोड़ता है, उसको और पढ़ना है, वो और मिलता नहीं कहीं पर। उसकी यदि कहीं पुड़िया मिलती हो और की, तो मैं खुद चाहता हूं कि मैं खाली और पढ़ा दूं, ये बंद कर दूं कि यार ये यदि पढ़ाया है 2 घंटे क्लास में किसी टीचर ने पढ़ाया है, कुछ सोच के पढ़ाया होगा। अब यदि उस टीचर को यह पता है कि इसमें से तो आएगा नहीं, आएगा तो और में से, फिर ये क्यों पढ़ाया है? फिर और ही पढ़ लिया जाए, ये क्यों पढ़ना है? आप भी खूब सारे लोग ये गलतियां करोगे, इस प्रकार की करोगे। यदि बात मान लोगे, नहीं करोगे, थोड़ा ठीक रहेगा। करता है वो थोड़े दिन बाद में वापस आता है, इसी चांके पे आता है, और थोड़ा लेट आता है, एक अटेम्प्ट दे के आता है बाद में। स्टूडेंट गलतियां यही करता है, वो टाइम की गलतियां करता है, सब्जेक्ट की गलतियां करता है, पढ़ने की गलतियां करता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, उस टाइप की गलतियां करता है। पहले अब आप पिछले कई सालों के अंदर देखेंगे, मैंने पिछले 2-3 रिजल्ट के अंदर चेक किया, अब ज्यादातर लोग फर्स्ट अटेम्प्ट वाले पास हैं। पहले कोई सोचता ही नहीं था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सिलेक्ट होते हैं, अब रैंक वाले तो ज्यादातर फर्स्ट अटेम्प्ट मिलते हैं। कि हम यहां देखते हैं कि भाई शिवाक्षी खांडल इस बार पिछले वाले एग्जाम के अंदर 3rd रैंक थी उनकी। एसीएफ का फॉर्म भरा, एसीएफ का रिजल्ट है अभी, एसीएफ का फॉर्म भरा, वो साइंस बैकग्राउंड से एसीएफ का फॉर्म भरा। तो सोचा कि साइंस तो अच्छी है, जीके कहां पढ़ूं। आप जैसे से किसी से पूछा भाई बंधु से जो इन एग्जामों की तैयारी करते थे कि जीके पढ़नी है मुझे, कहां पढ़ूं? जीके स्प्रिंग बोर्ड थोड़ा ठीक पढ़ा था, तो वहां एडमिशन ले लो। अपने उन दिनों प्री का एक नया नया बैच शुरू हुआ था, पूछा उसने बैच कौन सा शुरू है, अपन ने कहा आरएस प्री का। उसने कहा एडमिशन दो इसमें, मुझे एडमिशन ले लिया। एसीएफ की जीके पढ़नी, आरएस से कोई लेना देना नहीं। आपके जैसे साथ में जो लोग बैठते, अब यहां तो बैठेंगे सारे आरएस की बात करेंगे। मैंने आज फॉर्म भर दिया, तूने फॉर्म भरा कि नहीं भरा, मेरे वाले में इंग्लिश भर गया, तेरे वाले में हिंदी भर गया, फीस कितनी लगी थी, ई मित्र कौन सा, सारी बातें तो वही सुनते। फॉर्म तो मुझे भी भर देना चाहिए, फॉर्म भरती। क्लास में टेस्ट वेस्ट, उसमें रैंक अच्छी आई तो उसे लगा कि अच्छा यही होता है आरएस प्री, ये सारे लोग देंगे, इनमें मेरी रैंक तो ठीक ही आ रही है, आरएस प्री दिया तो आरएस प्री पास हो गया। तो एक मेंस का बैच बना, तो उसने मेंस वाले में एडमिशन ले लिया। थोड़ी किस्मत ठीक थी, वो मेंस थोड़ा आगे सरक गया, तो साल भर का टाइम मिल गया, तो उसने साल भर पढ़ लिया, उसकी 3rd रैंक है। प्री की वैकेंसी आने के बाद तैयारी शुरू की हुई है, बिना उद्देश्य के साथ तैयारी की हुई है। जबकि कई बार अपने को यहां देख के लगता है, कई टावरों को देख लगता है कि नहीं 2 साल पहले भी वो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ में आता है कि नहीं मुझे केवल आरएस की तैयारी करनी है, और उसके बावजूद उस बच्चे का नहीं निकल पा रहा है। इसका मतलब गड़बड़ाता है बीच के अंदर कहीं। ज्यादातर स्टूडेंट तो मैं पिछले 2 साल में ये और देखता हूं कि आता आरएस की तैयारी करने के लिए, देता कांस्टेबल है, बाद में देता पटवारी, उसको एग्जाम पटवारी का देना है कि हमारे इधर कोई ग्राम सेवक का एग्जाम हुआ और क्लास में सीटें खाली। अरे क्या हुआ आज कम कैसे? कोई आगे कदम मुस्कुरा गए, सर वीडियो यार ठीक है। ये एग्जाम देने के लिए क्यों गए सर? फॉर्म तो भरा हुआ था, तो कई सारे लोग वो देने के लिए चले गए। वहां गड़बड़ाता है कोई बंदा। थोड़ा सा फोकस करें खुद के ऊपर, क्या चीजें पढ़नी क्या चीजें नहीं पढ़नी, वो थोड़ा सा देख ले, जितना पढ़ाया जाए ये याद कर लिया जाए। मैं फिर पुनः कहता हूं, गुरु वाले तरीके से नहीं, एक भाई वाले तरीके से मानना बोले, मेरा एक्सपीरियंस इस फील्ड में इस तरीके से मानना बोले, आप अपनी जिंदगी में कभी पूरे नोट्स याद नहीं कर पाओगे, किसी के भी नहीं होंगे। कोई दवा ठोके कि मैं पूरे नोट्स याद करके आ जाऊंगा, वो आ जाना मेरे पास, मैं बता दूंगा और क्या पढ़ना है उसके। तब इनको तो याद किया जाए, हाथ अड़न छोड़ के पेट अड़ गयास को नहीं हुए, जो है उस पर तो कम से कम कमांड कर ली जाए ढंग से। अच्छा, अब ये जो सिलेबस आता है, प्री के अंदर आते हैं 150 सवाल, इसमें से 50-60 सवाल राजस्थान जीके के होते हैं, 50 से 60 के बीच में ना, वो 52-53 भी हो सकते हैं, वो 58-59 भी हो सकते हैं। ये राजस्थान जीके होती है। राजस्थान जीके में क्या पूछेगा, वापस मार दो इसको उसी के अंदर, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस। वो जो 5 हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस लिखी थी, उसमें 5 में राजस्थान इंक्लूड है।
कि यदि हिस्ट्री के 15, मान लो 15 क्वेश्चन पूछे, 15 में से फिर वो कहेगा 10 तो मैं राजस्थान हिस्ट्री के पूछ लूंगा, 5 इंडियन हिस्ट्री के पूछ लूंगा, या 8 राजस्थान हिस्ट्री के पूछ लूंगा, 7 इंडियन हिस्ट्री के पूछ लूंगा, पर पूछेगा सबके अंदर। उसने ज्योग्राफी के सवाल पूछे तो उसने ज्योग्राफी के अंदर बाद 20 ज्योग्राफी के सवाल है, तो मैंने 10 राजस्थान ज्योग्राफी के पूछ लिए, 10 इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के पूछ लिए, आएगी सब में। 55 से 60 के बीच में सवाल, ये 50 से 60 के बीच में जो सवाल रहते हैं सारे सर राजस्थान जी के रहते हैं। मेंस में 4 पेपर होते हैं 200-200 नंबर के, 3 पेपर शुरुआत वाले मान लो आप, तीनों जीके के पेपर होते हैं। आरपीसी कहती है इसका 25% तो हम राजस्थान पूछेंगे, पक्का 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 ही पूछ लेते हैं वो, कि ये तो हम जाने ही नहीं देंगे। हर 200 नंबर का पेपर है, उसके अंदर 25% 50 नंबर का पोर्शन तो इधर से छांट के रखिए, ये वाला तो हम ही पूछेंगे। चौथा पेपर लैंग्वेज का होता है, हिंदी और इंग्लिश का पेपर होता है। स्टूडेंट को लगता है यहां तो राजस्थान में क्या पूछेगा मेरे से, वो यहां भी राजस्थान पूछता है। हिंदी में लेख होता है, लेख तो समझते हो, इंग्लिश हिंदी में लेख, निबंध, ऐसे जिसको आप ऐसे राइटिंग बोलते हो, पैराग्राफ राइटिंग बोलते हो, और ऐसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, निबंध या लेख कुछ भी कहें, उसका कोई टॉपिक आएगा, 10-10 नंबर के 2 लेख आए, उसका टॉपिक आता है। राजस्थान के पर्यटन में लोक देवी देवताओं की भूमिका बताइए। राजस्थान के पर्यटन मतलब टूरिज्म में हमारे जो फोक डेटीज थे उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उनका क्या रोल है, मुझे बताओ। यदि किसी बच्चे ने राजस्थान में राजस्थान के लोक देवी देवता नहीं पढ़े, क्या वो लेख लिख सकता है क्या? वो कोई कहे कि साहब लेख उनके अच्छे होते हैं जिनकी भाषा पे कमांड होती है, ना, ज्ञान पे कमांडो। आए चीजें उस सब्जेक्ट से संबंधित मटेरियल होगा तभी तो लिख पाएंगे, खाली भाषा क्या कर ले। भाषा तब काम आएगी जब आपके पास फैक्ट होंगे। फैक्ट कब होंगे? जब आपके पास खूब सारा ज्ञान होगा। इस बार वाला पेपर उठा के देखना, उसमें टॉपिक है, पर सीधा सीधा राजस्थान का टॉपिक उठा के पूछ लिया। इंटरव्यू में केवल राजस्थान ही आता है और कुछ आता ही नहीं है। या तो करंट के क्वेश्चन होते हैं या राजस्थान के क्वेश्चन होते हैं। कारण है कि सामने जो आपके बंदे बैठे रहते हैं वो 50+ एज वाले होते हैं। आप इंटरव्यू की तैयारी करके जाते हो, वो तैयारी करके थोड़ी आते हैं कि आज मैं क्या क्या क्वेश्चन पूछूंगा लिख के लेके जाऊं। वो रैंडम सवाल पूछता है आपसे, तो रैंडम सवाल कहां से निकलेंगे? रैंडम सवाल फिर वैसे निकलते हैं। अच्छा तो तुमने 10th कहां से किया था? आपको तो सर मैंने 10th किया था नागौर से। कितने परसेंटेज थे तुम्हारे? आपने कहा सर मेरे 83% है। गुड, वेरी गुड, शाबाश। चलो तो मुझे बताओ नागौर के कोई फेमस 5 लोगों के नाम बता दो। जिसने कोई हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ी होगी वही नाम बता पाएगा। इसमें कोई अलग से गणित की आवश्यकता? जिसने किसी ने हिस्ट्री पॉलिटी थोड़ी बहुत पढ़ रखी है वो बता देगा। कोई 2 नेताओं के नाम बता दे, कोई 2 राजा के नाम बता दे, कोई महिला का नाम बता दे, मीराबाई हुई थी वहां से, उनका नाम बता दिया। और कोई किसान नेता हुए वहां के, उनका नाम बता दिया। और कोई कलाकार हुआ वहां का, उसका नाम बता दिया। अच्छा उसके बाद तुम 12th करने के लिए कहां चले गए? सर मैं कोटा चला गया था। क्यों? सर वो साइंस ली थी, पीएमटी वाली भी थोड़ी थोड़ी उठी थी मेरे दिमाग में कि मैं उधर भी कुछ कर ही सकता हूं, तो मैं उधर चला गया था। अच्छा तो कोटा के अंदर 4 बांध कौन कौन से बने, या कोटा को कौन कौन से बांध से पानी की आपूर्ति होती है? 2 बांध, 3 बांध, जितने वो पूछना चाहे ऐसा कुछ ही पूछ। आज तुम कोटा आ रहे थे, नागौर की फसलों में कोटा की फसलों में क्या अंतर है? इसके लिए ये थोड़ी जरूरी है कि नागौर के गांव में घूम के देखे, कोटा के गांव में घूम के देखे। फसलें तो पड़ी हुई है ना कि पश्चिमी राजस्थान में कौन सी फसल होती है, और कोटा वाले राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान जो पड़ता है उसमें अपने कौन सी होती है। जिसकी ज्योग्राफी पढ़िएगी वो सवालों के जवाब दे देगा, क्योंकि वो कोई सवाल तो तैयार करके आया नहीं, वो आपके बायोडाटा से, आपके रिज्यूम से, आपके सवालों से सवाल निकाल निकाल के पूछेगा। तो पूरा चलता है इस पे। आपने लगता है क्यों पूछते हैं इतनी राजस्थान, क्यों पूछते हैं? विडंबना देखिए आप। सबसे बुरा तो ये है कि आप 12th तक पढ़ के आए, फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे बैठे हैं, या आप में से फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, अपने ग्रेजुएशन में राजस्थान जी के पढ़ाते ही नहीं। ये बहुत थोड़ा पोर्शन आता है। इधर जो आता है वो बहुत बड़ा पोर्शन आता है। मुझे कई बार बड़ा अजीब लगता है कि संस्था कहती है कि उसके सिलेबस में हम बीए तक की सामग्री पूछेंगे, और इसमें यही लिखा हुआ हम बीए तक का पूछेंगे। तो जब बीए तक का पूछना है तो बीए तक वाली किताबों से पूछो एग्जैक्टली। फिर आप इधर उधर से दूसरी चीजें क्यों उठा के लाते हो? और ये दूसरी चीजें उठा के लाते हैं इधर उधर की, इसलिए कोचिंग चल रही है। हमारी कॉलेज शिक्षा का ढांचा पूरी तरीके से गड़बड़ाया हुआ है, इसलिए कोचिंग चल रही है। यदि कॉलेज शिक्षा का ढांचा सही हो, यदि संस्था जो पूछे और हमें जो पढ़ाया जाए वो सेम सेम हो, तो कोचिंग उस दिन बंद हो जाए। पर हमें लगता है उधर हमें चंद्रसेन के बारे में लाइनें पढ़ाई जाएगी 4, इधर ये चंद्रसेन के बारे में भगवान जाने क्या क्या पूछेंगे। तो फिर कहां से पढ़े? तो थोड़ा उसको ढंग से पढ़े, तो फिर जो ढंग से पढ़ाए उससे पढ़ लिया जाए ढंग से। वहां अपने लगता है वहां अपने कोई फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी इतनी अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। यहाँ क्वेश्चन जो पूछते हैं उस हिसाब से नहीं पढ़ पाएंगे, कम से कम वहां पर उनके पढ़ने का तरीका अलग, इधर जो क्वेश्चन पूछते हैं उनका जो पूछने का तरीका अलग, इसलिए पढ़ लिया जाए, इसलिए चीजें अलग हो जाती है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें, थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ लें, बहुत इजी सी चीजें होती है। लिखिए आप, पहला टॉपिक शुरू करते हैं। आप लिखो राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। आप जिस राज्य के प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे होते हो उस राज्य के बारे में आपको जानकारियां सर्वाधिक होनी चाहिए।
उस राज्य की हिस्ट्री, उस राज्य की ज्योग्राफी, उस राज्य की पॉलिटी, इनके सबके बारे में ज्ञान रहना चाहिए। एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी वो है जो अपने आसपास दीन दुनिया में जो भी घटित हो रहा है उसके बारे में जाने, जिस जगह पे उसकी पोस्टिंग हो वहां के लोगों के बारे में, वहां की कल्चर के बारे में, वहां की ज्योग्राफी के बारे में पता हो। जिन लोगों को इन चीजों का पता होता है वो अच्छे प्रशासनिक अधिकारी साबित होते हैं। जो लोग इन चीजों का इतना ध्यान नहीं रखते वो अच्छे प्रशासनिक अधिकारी साबित ही नहीं। इसलिए कोई पीसीएस ऐसा चाहिए, राजस्थान की बात नहीं। आप पंजाब पीसीएस का एग्जाम देंगे तो कहां के सवाल पूछेंगे? पंजाब के। गुजरात के दोगे तो कहां के पूछेंगे? गुजरात। क्यों? क्योंकि जब नौकरी वहां करनी है तो वहां के लोगों के बारे में पता तो होना चाहिए। आप यूपीसी का एग्जाम देते हो, वो मेघालय का भी पूछते हैं, वो तमिलनाडु का पूछते हैं, क्योंकि आईएएस को कहीं पोस्टिंग मिले, उसे मेघालय भी जाना पड़े, उसे तमिलनाडु भी जाना पड़े, उसे राजस्थान भी आना पड़े, तो वो सब चीजों के बारे में जाने। फिर एक कोई पीसीएस जो होती है, लोक सेवा आयोग जो भी होते हैं अपने, ये थोड़े से इस मामले में बाइस्ड भी होते हैं कि भाई हमारे राज्य का पेपर है तो हमारे राज्य के लोग ही लगे। ये राजस्थान जी के ज्यादा पूछने का एक कारण ये भी है कि पहले 2003 से पहले हालत ये हुआ करती थी कि अपने राजस्थान में वैकेंसी आई, मान लो 600 लोगों की वैकेंसी आई, उसमें 100, 150, 200 तक यूपी बिहार के लोग लग गए। कि अपने यहां पे तैयारी भी कम करते थे लोग, इतना तैयारी भी नहीं करते थे। यूपी बिहार की तरफ ये फैशन बहुत पुराना था यूपीएससी की तैयारी करने का। उधर बंदा यूपीएससी का एग्जाम देता, उधर हो नहीं रहा है, साथ में अपने वाला अटकाया, अपने वाले में हो गया, और बंदे लगता है ये वाला इजी पड़ेगा, कुछ नहीं है, जो उधर पढ़ते हैं वो सेम सेम इधर पढ़ना है और सिलेक्शन हो जाएगा। 2003 के बाद आरपीसी ने नोटिस किया इस बात पे कि यार एग्जाम राजस्थान लोक सेवा आयोग का, राजस्थान के लोग तो है ही नहीं, लोग तो दूसरे हैं, और जो बाहर के लोग हैं वो राजस्थान के लोग की सेवा कैसे कर पाएंगे? तो थोड़े अपने सवाल तो पूछे जाए। इसलिए आप 2003 से पहले के सवाल और 2003 के बाद के सवाल देखना कभी। 2003 के बाद आरपीसी ने पूछना शुरू किए कि रामदेव जी के घोड़े का नाम बताओ, बाबू जी का दोस्त कौन था, तेजाजी महाराज को कौन सा सांप खा गया था। हालांकि आते तो अपने वालों को भी नहीं थे, अपने वालों ने भी सीखे बाद में कि यार क्या क्या इनके जवाब। पर यूपी बिहार वाले भैया में डर व्याप्त हुआ। यूपी बिहार वाले भैया ने एग्जाम देने बंद किए। मुझे याद है 2012 में प्रीलिम्स का एग्जाम था, मैं देने के लिए गया हुआ था। मैं तब तक क्यों तैयारी करते करते सीनियर हो गया था, उससे पहले मेरा मेंस लिखा हुआ था, तो मेरी तैयारी अच्छी थी। तब हमारे 2 पेपर हुआ करते, एक सब्जेक्ट का पेपर हुआ करता था और एक पेपर होता जीके का। पहले जीके होता, बाद में सब्जेक्ट होता। हम लोगों का सब्जेक्ट बहुत अच्छा हुआ करता था। जैसे मेरा हिस्ट्री था तो मेरा हिस्ट्री अच्छा, आपका यदि पॉलिटी, आपका पॉल साइंस अच्छा, यदि आपका ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी अच्छा, तो हम जीके पढ़ के नहीं जाते थे। और हमें लगता था जीके में आ जाएंगे, थोड़े ठीक ठाक से आ जाएंगे, इतने में पास हो जाएंगे, उधर अपने सब्जेक्ट में मार के आएंगे, फाड़ के आएंगे उस पेपर को। उस टाइप से सारे लोगों की मेंटलिटी यही रहा करती। मैं जब वो जीके वाला पेपर दे रहा था तो मैं घर से भी ये सोच के गया था कि यार यदि 50 से क्वेश्चन जीके में बैठ गए तो 12-25 है, 50 में तो पास हो जाएंगे। क्यों? मुझे यूं लगता था हिस्ट्री में 80 से ऊपर निकालूंगा, तो उधर 80 से ऊपर निकालूंगा, इधर यदि 50 से एक नंबर हुए तो ठीक है, इतने में अपना सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, प्री पास हो जाएगी। प्री पास ही तो करनी है और क्या करना है। वहां से मैं बैठ के एग्जाम दूं तो मुझे लगे यार अपने क्वेश्चन तो ज्यादा हो रहे हैं। 50 छोड़ो, मैंने पहले राउंड में जब निशान लगाए तो उसमें 60 क्वेश्चन हो गए। यार ये 57-58 क्वेश्चन तो पहले राउंड में हो रहे हैं, अब दूसरे राउंड में थोड़े तुक्के मारेंगे, थोड़ा और देखेंगे तो सवाल तो 70 से बाहर निकल जाएंगे। अब सारे सवाल कर लिए, तब मुझे लगे कि यार इनमें से 72-73 सवाल तो तेरे एकदम सही है, ये तो कोई गलत ही नहीं करेगा। 2-4 में डाउट है, ये भी यदि सही होगा, तेरे सवाल सही होंगे 75 से ऊपर। यार ऐसे कैसे? इसका मतलब 2 तरीके हैं, या तो तेरी तैयारी बहुत अच्छी है कि अब तू 75 सवाल भी कर लेता है, या पेपर इतना ईजी है कि सबके ही हो गए। यदि पहले वाली बात है तब तो ठीक है, पर यदि दूसरे वाली बात है तो ज्यादा डर लगेगी। कितना सिंपल है ये, नहीं हो अपने 75 लोगों के बाण में कि बाहर निकल के अपने कहेंगे मैंने 75 कर दिए, पेपर पढ़ाई जीता, कोई कहे भाई साहब 93 में तो मेरे हैं, तो मर जाएंगे। हमेशा अब से, अब जब तक पेपर हो आपका, अगरबत्ती करोगे आप भगवान के, हमेशा दुआ करना कि पेपर टफ आए। सिंपल पेपर पढ़ने वालों को मारता है, सिंपल पेपर में हर कोई पास हो जाता है, आनिया बानिया पास हो जाता है, और उसके अंदर पढ़ने वाले के 2-4 क्वेश्चन भी गलत हो गए, सिली मिस्टेक भी, वो बाहर हो जाएगा। जबकि टफ पेपर आया तो आप मान के चलिए जिसने पढ़ाई नहीं की उसके चांके नहीं लगने, लोगों के नंबर आते हैं माइनस में, -27 नंबर वैसे जाता है। फिर वो बालाजी के नाम लेके एबीसीडी लगाता है, फिर वो वैसे आता है रिजल्ट के 76 गलत हुए 24 सही हुए, तो फिर वो माइनस में चला जाता है बंदा। तो फिर तुक्के मारता, कुछ भी तुक्के मारता है। तो यार ज्यादा इजी नहीं हो कहीं पे पेपर। जैसे पेपर खत्म हुआ, 2 घंटे खत्म हुआ, तो मेरे बराबर एक काफी सीनियर भैया बैठे, बाल वाल भी थोड़े कम हो रखे, उम्र से भी थोड़े लगे। मुझे लगा ये थोड़ा बंदा सीनियर है तो इसके पक्का अपने से ज्यादा ही हुए होंगे, इससे थोड़ा रुझान ले लिया जाए, 2-4 लोगों से और पूछेंगे। यदि सबके 70-72 सही है तो अपने भी ठीक है, और यदि इनके ज्यादा हो रहे अपने कम हो रहे तो अपने को चिंता करने की आवश्यकता है कि अगले पेपर के अंदर क्या करना है। और यदि इनके 60 और अपने 70 है तो अपने राजी होने की आवश्यकता है कि इसका मतलब अपनी तैयारी अच्छी है कि अपने जीके में भी 70 कर पा रहे हैं। तो मैंने जैसे भैया को, भैया एग्जाम कैसे हुआ, मैंने बहुत ही खराब हुआ है। भैया बोले तो बोलते, मेरे समझ में आएगा भैया अपने यहाँ के तो नहीं। मैंने कहा भैया इतना टफ पेपर तो नहीं था, पेपर तो ठीक ठाक सा था, फिर आपका खराब कैसे हुआ? काहे ठीक ठाक था, सब कुछ तो पढ़ के आए थे, हम आपका लोक देवता पढ़ के आए थे, हम आपका फसल पढ़ के आए थे, हम आपका पहाड़ पर्वत नदियां सब पूछ के आए थे। और आप क्या पूछते हैं पेपर में कि राजस्थान में मवेशियों का संख्या बताइए। उसमें क्वेश्चन था राजस्थान में पशुओं की संख्या बताइए। इकोनॉमिक सर्वे के पशुपालन वाला जो चैप्टर उसकी पहली लाइन थी
कि राजस्थान में इतने पशु, हालांकि मैंने भी नहीं किया था, मेरे को भी संख्या याद नहीं थी। भाई कौन याद करे संख्या, तो मैं भी नहीं करके आया था और मैंने छोड़ दिया था, बढ़ने दे यार, थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे हो गया अपना गलत हो जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे तब हम इतना पढ़ते भी नहीं थे, तो मेरा वो पढ़ा हुआ भी नहीं था, मैं रहने दे, आपने वो छोड़ा हुआ क्वेश्चन था। अब हम पूरा याद करके आया था आपका कौन सा भेड़ ज्यादा ऊन देता है, कौन सा भैंस ज्यादा दूध देता है, पर आप तो पूछ रहे उनका संख्या बताए, तो गिन क्या है तुम्हारा कि किसके घर में कितने बांधते हो। मैं मन ही मन बड़ा राजी हुआ, मैं थैंक यू आरपीएससी, ये सवाल तो मुझे भी नहीं आया, इन भैया को भी नहीं आया है, तो हम दोनों बराबर, पर भैया का जो खौफ है ना, ये अच्छा लगा मुझे। अगली बार भैया इलाहाबाद के किसी सेंटर पर खड़े होंगे और इनके पास में कोई जूनियर लड़का पूछेगा कि आरपीएससी का वैकेंसी आप फॉर्म भरे क्या, भैया कहेंगे नहीं भरिए, उधर मवेशी का सवाल पूछते हैं। ये आरपीसी ये वाला ठीक कर रही है थोड़ा सा, ये इलाज है कम से कम। तो ये इसलिए भी राजस्थान जी के ज्यादा पूछना शुरू किया कि बाहर के लोगों की एंट्री कम हो। अब कोई ये कह सकता है कि सर ये तो फिर तो बाइसनेस होगी कि भाई ये भारत एकता और अखंडता का देश है, आप बाहर के किसी आदमी को रोक कैसे सकते हो। तो मारवाड़ी की सिंपल सी कहावत है कि गोडा पेट का नहीं मुड़े, घुटने घुटने जो होते हैं ना पेट की तरफ मुड़ेंगे, उल्टे नहीं मोड़े जा सकते। हर आदमी अपने वाले का थोड़ा बहुत पक्ष लेता है। यदि मैं अपनों से प्रेम करता हूं इसका मतलब ये नहीं है दूसरों से बेर है, और हम तो बहुत भले लोग हैं। गुजरात में आप एग्जाम नहीं दे सकते क्योंकि वहां पर गुजराती मांगते हैं। आप महाराष्ट्र का एग्जाम नहीं दे सकते क्योंकि उनको मराठी चाहिए। आप पंजाब का एग्जाम नहीं दे सकते क्योंकि उनको पंजाबी चाहिए। आप साउथ इंडिया का कोई एग्जाम नहीं दे सकते क्योंकि उनकी रीजनल लैंग्वेज चाहिए। हमने तो खुला कर रखा बड़ा पूरा, जिसको एग्जाम देना वो आगे एग्जाम दो। तो फिर हमारे बच्चों के लिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो किया जाए। तो फिर रामदेव जी के घोड़े नहीं पूछे तो क्या पूछे, तो फिर थोड़ा बहुत ऐसा कोई ना कोई। तो अपने आरएस का जो पेपर आता आप चेक, मैं हमेशा हंसता रहता हूं कि यार राजस्थान के सवाल पूछे, 20 सवाल पूछे, उनमें से भी 2 सवाल पक्के ऐसे आते जो किसी को नहीं आते, किसी को ही नहीं आते। कि मतलब मेरे को ही नहीं आए, आप कोई नहीं आए, आरपीसी को आते हैं। आरपीसी जब उनके आंसर बताते तो अच्छा इसने ये पूछ लिया था, ये तुक्का मारने कुछ ही मार ले, पर एग्जैक्टली वो चीज कम से कम अपनी पढ़ी हुई तो नहीं होती। तो क्यों पूछती है भाई आरपीसी, ये यार थोड़ा टेरर पैदा करने के लिए। ये 2-4 सवाल इसलिए भी पूछ लेती है यार थोड़ा माहौल बना रहे, देखो हम हमारा जीके पूछ रहे। फिर वो ये पूछती है खेजड़ी के फलों को क्या कहते हैं, सांगरी, तो फिर वो सांगरी टाइप के वैसे सवाल पूछ लेती है कुछ ही। तो ये थोड़ा सा ढंग से भी पढ़ना। फिर ये इंटरव्यू में सबसे अधिक काम ये राजस्थान की हिस्ट्री आती, वही मैंने बता दिया। वहां वो 50+ 60+ के लोग बैठे होते हैं और उनको यही आता है, उनको हिस्ट्री की बातें आती है। भाई इसमें भारत में मैं हमेशा कहता हूं ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको हिस्ट्री में मजे ना आते हो। हिस्ट्री में हर आदमी को मजे आते हैं, बस अंतर इतना है कि भारत में हिस्ट्री को लोग ही हटा के पढ़ते हैं। कहानियों में सबको मजे आए हुए होते हैं, इसलिए कोई बच्चा आगे कहता है कि मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं हो ही नहीं सकता। हिस्ट्री में हर आदमी को इंटरेस्ट आता है। ये भी हिस्ट्री है कि आप गांव के अंदर पुरानी कहानियां सुनते हैं कोई, ये भी अपने आप में हिस्ट्री, उनमें भी तो मजे आते हैं। और छोड़ो अभी गांव में देखो छोटा बहुत लड़ाई दंगा चल रहा होता है, उसमें भी तो मजे आ ही रहे होते हैं अपने को। कौन किससे लड़ लिया यार, कौन नहीं, वानकिन की जमीन कौन दाब गया, पहले वो लड़ाइयां थोड़ी बड़ी है, अब वो लड़ाइयां थोड़ी छोटी है, उनमें भी तो इंटरेस्ट आ ही रहा होता है अपने को। तो ये सेम सी बात है कि इसलिए हिस्ट्री सबको अच्छी लगी जाती है। ऐसा हिस्ट्री में होता है नहीं कि हिस्ट्री बुरी लग जाए किसी को। तो फिर वहां जो पूछने वाला होता है उसको ये अच्छी लगी होती है, ये अच्छी लगी होती है, यहां से वो 4 क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है आपसे। अच्छा अपने मैंने आपको लिखवाया कि राजस्थान का इतिहास, अपने राजस्थान नाम की तो चीज ही नहीं थी। राजस्थान तो अपना बना ही आजादी के बाद है, इससे पहले तो अलग अलग हुआ करते। इससे पहले तो एक देश हुआ करता इसका नाम है मेवाड़, एक कोई देश है जिसका नाम है मारवाड़, कोई और देश है जिसका नाम है आमेर। ऐसी कोई किताब ही नहीं जिसमें पूरा राजस्थान का इतिहास हो, क्योंकि राजा महाराजाओं के टाइम में यदि किताब लिखवाई गई तो मेवाड़ के राजा ने किसकी हिस्ट्री लिखवाई है, मेवाड़ की। मारवाड़ के राजा ने किसकी हिस्ट्री लिखाई, मारवाड़ की। आमेर का राजा कहां की हिस्ट्री लिखवाएगा, आमेर। हाँ ठीक है, मेवाड़ वाली किताब में मारवाड़ की बातें मिलेगी, कि मेवाड़ वाली किताब के अंदर भी ये तो आएगा कि मेवाड़ के एक राजा ने मारवाड़ पर आक्रमण किया, उस राजा पर आक्रमण किया। तो मारवाड़ के राजा के बारे में 3 बात तो आई, कौन राजा था, युद्ध में कौन जीता, या आमेर के एक राजा ने मारवाड़ में शादी की। शादी करने कौन सी राजकुमारी से गया था, कितने लोग गए थे, कब शादी हुई थी, कौन किसकी बेटी के साथ शादी करके आया था। तो आपस में एक दूसरे की जो चीजें मिल जाती है वो भले ही मिले, बाकी पूरे पूरे राजस्थान की हिस्ट्री अपने उन दिनों में लिखी नहीं जाती थी। जब अंग्रेज अपने देश के अंदर आए थे तो अंग्रेजों को टक्कर देने वाली ताकत अपने कोई देश के अंदर थी, तो वो ताकत थी मराठे। वो ताकत कौन सी थी, ये मराठों का पीक था। जब अंग्रेज आए थे तो मराठे अपने पीक पे चढ़े हुए थे। कभी मुगल साम्राज्य हुआ था, और मुगल साम्राज्य के जब ढहते हुए दिन थे, मुगल साम्राज्य जब डिक्लाइन कर रहा था, तो उनकी जगह यदि किसी ने ली थी तो वो किसने ली थी, मराठा। और मराठों की जगह बाद में अपने देश के अंदर कोई लेता है तो कौन लेते हैं, अंग्रेज। जब मुगलों के दिन ढल गए, जब मराठों का पीक था, तो मराठों ने अपने राजस्थान को खूब लूटा है। मराठों को इस मामले में तो माफ ही नहीं किया जा सकता कि उन्होंने राजस्थान के अंदर यूं साधारण गांव तक कोई लूटना शुरू कर दिया था। इसलिए अपने राजस्थान के लोग मराठों से बहुत ज्यादा परेशान थे। यहाँ के राजा महाराजा, साधारण किसान, सब मराठों से भयंकर परेशान थे। इन्हीं दिनों में अंग्रेजों की और मराठों की लड़ाइयां चल रही है। इसलिए अंग्रेजों ने अपने राजस्थान के राजाओं से कांटेक्ट किया कि यार हमारी मराठों से लड़ाई चल रही है, तुम किसके साथ हो, अपने वालों का तुम्हारे साथ।
क्यों? मराठे तुम्हारे देश के, अरे डेली लूटते हैं, कभी ऐसा दिन नहीं जाता जब ये नहीं आते। भिखमंगों की तरह इनकी टोलियां घूमती रहती है, इनका काम लूटपाट करना है, और हम इनसे तंग है, भयंकर तंग है। और यदि आप हमारी सुरक्षा कर सकते हो तो हम आपके साथ संधि करने के लिए तैयार हैं, अंग्रेजों का पक्का। आप हमारे साथ संधि करो, हमारा साथ दो, हम तुम्हारी क्या कर देंगे? सुरक्षा। इन मराठों के चक्कर में अपने राजस्थान के राजा उन दिनों किसके साथ संधि कर गए? अंग्रेज। अंग्रेजों का वो आदमी जो अपने से बातचीत करने के लिए आया कि तुम किसका साथ दोगे, उस आदमी का नाम था कर्नल जेम्स टोड। उस बंदे का नाम क्या था? कि भाई मराठों के खिलाफ किसका साथ दोगे, किसका नहीं दोगे। तो बातचीत करने के लिए जिस बंदे को भेजा गया, उस बंदे का नाम क्या था? कर्नल जेम्स टोड। अब अंग्रेजों की जो अपने देश के अंदर व्यवस्था हुआ करती, वो व्यवस्था ये थी कि अंग्रेजों का एक अधिकारी होता, उस अधिकारी को बोलते गवर्नर जनरल। क्या बोला करते? एक तो अंग्रेजों के टाइम में भारत दो प्रकार का था। एक वह भारत जहां पर अंग्रेजों का कब्जा था, इसको बोलते ब्रिटिश इंडिया। क्या बोला करते? एक वह भारत जहां पर राजाओं का कब्जा था, इसको बोलते प्रिंसली स्टेट। क्या बोला करते? जहां पे अंग्रेजों का कब्जा था वो तो कौन सा हो गया? ब्रिटिश इंडिया। जहां पे राजाओं का कब्जा था वो कौन सा हो गया? प्रिंसली स्टेट। तो ऐसे ये पंजाब, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, ये सब तो थे, ये अपने इसमें थे ब्रिटिश इंडिया में, सॉरी प्रिंसली स्टेट के अंदर। अपना ब्रिटिश इंडिया के साथ कोई लेना देना नहीं था। अपने पे अंग्रेजों ने राज नहीं किया। हमारे यहां पे राज था राजाओं का। किसका राज था? राजाओं की अंग्रेजों के साथ में संधियां थी। अब जब राजाओं की अंग्रेजों के साथ में संधियां हुई तो अंग्रेजों का सबसे बड़ा आदमी जो है वो है गवर्नर जनरल, और ये रहता है कलकत्ता। ये कहां पे रहता है? अब करौली के राजा ने कलकत्ता में रहने वाले आदमी से संधि की है। ये मान लो आप कि करौली का राजा है और उसके कलकत्ता के गवर्नर जनरल के साथ में संधि होगी। तो करौली वाले राजा ने कहा कि यार संधि का मतलब है तू हमारी सहायता करेगा और हम तेरी सहायता करेंगे, पर मुझे यदि तेरी सहायता चाहिए तो मैं समाचार कैसे भेजूं तेरे पास? ये सूचना कैसे पहुंचेगी कलकत्ता तेरे पास है? मुझे क्या पता यार तू किससे बात करता है, किससे बात नहीं करता, या कैसे कलकत्ता समाचार भिजवाना है। तो अंग्रेजों ने कहा चिंता मत कर, हम एक एजेंट भेज देंगे वहां पे। क्या भेज देंगे? उस गवर्नर जनरल ने कहा कि मैं मेरा एजेंट भेज दूंगा। एजेंट का काम यही होता ना, आपके और मेरे बीच में कोई तीसरा आदमी बातचीत करे तो वही तो एजेंट है। इसी को तो एजेंट बोलते हैं। अच्छा, ये जो एजेंट होगा किस किस के बीच में बात करेगा? राजा के और अंग्रेजों के। अच्छा, राजाओं से संबंधित बातचीत होती है, वो राजनीतिक होती है कि सामाजिक होती है? राजनीतिक बातें होती है, इसलिए उसको बोलते पॉलिटिकल एजेंट। क्या बोला करते? तो कर्नल जेम्स टोड अपने राजस्थान का पॉलिटिकल एजेंट था। कौन था कर्नल जेम्स टोड राजस्थान का? उसको भेजा गया था कि तू राजाओं के साथ बातचीत कर। उसने बातचीत की, संधियों पे साइन करवाए, फिर अंग्रेजों का वहीं रहे, वहीं बैठा रहे, और इनके कोई काम हो तो हमें बता दिया कर। हेड ऑफिस बना दिया उदयपुर, इसका ऑफिस काम बना दिया। अब फ्री बैठा यार आदमी, क्या काम था? कोई काम ही नहीं था, क्योंकि हमने संधियां किसके कारण की थी? मराठों के। मराठों को अंग्रेजों ने इतना धोया, इतना भयंकर धोया कि मराठे बोल ही नहीं पाए। इसलिए अंग्रेजों से संधियां करने के बाद राजस्थान में लड़ाइयां बंद है, कोई लड़ाइयां नहीं। जब तक हमारी अंग्रेजों से संधियां नहीं हुई थी तब तक हमारे दो प्रकार की लड़ाइयां थी, या तो हम मराठों से लड़ रहे थे या हम आपस में लड़ रहे थे। अब जब अंग्रेजों ने संधियां कर ली तो मराठे तो खत्म ही हो गए, तो मराठों की तरफ से हमला तो समाप्ति हो गया, आपस की लड़ाई अंग्रेजों ने होने नहीं दी। इसलिए अंग्रेजों से संधियां करने के बाद राजस्थान में आम आदमी के लिए स्वर्ण काल है, गोल्डन पीरियड है। लड़ाई बंद हुई, कोई लड़ाइयां नहीं है, सुख शांति चैन से रहो, मजे करो, और जो करना है वो करो, लड़ाई नहीं होगी अब तुम्हारी किसी प्रकार की। तो कर्नल टोड फ्री बैठा था, कोई काम ही नहीं कर्नल टोड के यहां पे। तो उस आदमी ने, फ्री बैठे आदमी ने अपने यहां के लोगों से बातचीत करनी शुरू की, और उसने पूछना शुरू किया ये जो मूर्ति है, ये मुंह सूअर जैसा कैसे है? अपने वालों का ना 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 ऐसे नहीं बोलते, ये भगवान विष्णु का अवतार है, भगवान विष्णु का मंदिर है। ऐसे कैसे? सब भगवान विष्णु ने अलग अलग रूप लिए थे, एक मछली जैसा रूप भी है, एक वराह जैसा रूप है, एक में तो आधे आदमी आधे पशु है, नरसिंह है। ये अलग अलग रूप, ये देखो ये मंदिर अलग, ये मंदिर अलग, ये मंदिर अलग। उसको मजा है, उसने उस मंदिर की वो जो कहानी उसको सुनाई, उसने लिखी, ये किसने बनवाया मंदिर, उसने वो राइट डाउन किया। धीरे धीरे उससे अपनी इन कहानियों में मजे आने लगे। अपने यहां पर ज्यादातर उस समय हिस्ट्री की जो किताबें हुआ करती वो जैनों के पास थी। किसके पास थी? यदि ये लिखना पढ़ना किसी ने शुरू किया था, कम से कम अपने राजस्थान में, तो जैनों का है। इसलिए जैनों के मंदिरों में बहुत अच्छी अच्छी किताबें हुआ करती। इसलिए जेम्स टोड ने एक जैन गुरु थे, उनको अपना गुरु बना लिया। ये थी ज्ञानचंद्र। क्या नाम था? ये थी ज्ञानचंद्र नाम करके एक बंदे हुआ करते, और उन्होंने कहा, जेम्स टोड ने कहा कि सर आप मेरे गुरुजी बन जाओ, आप मेरे को समझाओ, देखे क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये थी ज्ञानचंद्र उसे थोड़ा समझाया करते, संस्कृत का इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, उसे थोड़ी बातें बता दिया करते। उस आदमी ने, अब जो वो मेवाड़ रहता था तो उसने मेवाड़ के बारे में लिखना शुरू किया। अब वो पूरे राजस्थान का पॉलिटिकल एजेंट था शुरू में, तो मारवाड़ गया तो मारवाड़ वालों के बारे में लिख के लेके आ गया। फिर उसे पता चला आगे बीकानेर है, तो या वो कई जगह तो खुद चला गया, कई जगह अपने बंदे भेज के उसने किताबें मंगवा ली, और किताबें मंगवा के पूरे राजस्थान के बारे में लिखना शुरू किया। उसे अपनी कहानियों में बड़े मजे आए, उसे वो कहानियां फिर वैसे पता चली। उसने कहा ये जो मंदिर है ये टूटा हुआ क्यों है?
किसी ने बताया कि साहब आक्रमण हुआ था और आक्रमणकारियों ने मंदिर को तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया आक्रमणकारियों ने? वो कहते थे मूर्ति पूजा करने नहीं देंगे, तुर्कों का हमला हुआ था, तुर्कों का मूर्ति पूजा नहीं करने देंगे, तो हो गया। तो तुमने बचाने की कोशिश नहीं की, बचाया था, और तभी ये टूट नहीं पाया पूरा, बस थोड़ा थोड़ा सा ही हुआ है यहाँ पे, बाकी तो हमने भगा दिया था। कौन लड़े थे? तो हमारी तरफ से लड़ने के लिए 50 आदमी गए थे। सामने से कितने आए थे? उसने कहा 1500। दिमाग खराब है तुम्हारा, तुम 50 थे 1500? हाँ साहब। फिर क्या हुआ? साहब 50 ने 150-200 मार दिए उनके, और 150-200 मरे तो बाकी वाले भाग भूग गए। तुम्हारे 50 थे उधर के 200 मारे गए। हाँ, एक एक 4-4 तो सल्टा ही लेता है। उसे इन कहानियों में बड़े मजे आए। उसे जब कोई पता चला कि यहाँ की गिरीश सोमेल की लड़ाई में यहाँ पे 8600 आदमी लड़े इधर से, और शेरशाह सूरी की तरफ से 80,000 आए थे, उसके बावजूद शेरशाह सूरी ने जीतने के बाद कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, उसकी पूरी सेना से लड़ गई थी। ऐसे कैसे हो सकता है? उसे कोई लड़ाई में पता चला कि यहां पर किसी गांव में गायों को लूटने के लिए लोग आ गए थे, और गांव वाले 15 जने लठ लेके बाहर निकले, और लुटेरे सामने से 130 थे, 150 थे, और उनको भगा दिया। भले उन 15 में से 14 मर गए, एक ही जिंदा आया था, लेकिन उनको भगा दिया था। गांव गाय की गायें कम से कम लूटने नहीं थी। टोड को इन कहानियों में मजा आया। टोड अपना इतना दीवाना था जिसकी हद नहीं। मुझे कई बार लगता है हमने टोड के साथ न्याय किया ही नहीं। टोड राजस्थान की संस्कृति का उद्गाता है। टोड को राजस्थान का लोक देवता घोषित किया जाना चाहिए। उसने विश्व के जगह जगह पहुंचाया कि हम राजस्थान के लोग क्या थे। टोड अब जब अंग्रेजों से मिलता, उसका हेडक्वार्टर उदयपुर था, वो जब अंग्रेजों से मिलता, कलकत्ता रिपोर्ट देने जाता, बॉम्बे जाता, तो अंग्रेज पूछते उससे कि राजस्थान में कैसा है, मन लगा कि नहीं लगा? हमने सुना उधर गर्मी बहुत है। उसने कहा गर्मी वर्मी तो, पर मजे आते हैं मुझे वहां रहने में। कैसे? उसने कहा वहां के लोग बहुत अच्छे हैं। कैसे? व्यवहार अच्छा है, ये अच्छा है। और उसने कहा यहाँ के लोग बहादुर भी बहुत है। कैसे? और उसने कहानियां सुनाता, यार ये कर दिया था, वो कर दिया था। कभी अंग्रेजों ने उससे पूछा कि यार ये पहले कोई बहादुर रहे होंगे, अपने साथ में लड़े तो ये इतने बहादुर नहीं। तो उन्होंने वापस कहा धीमे बोल, नहीं लड़ रहे होते ठीक है, लड़ेंगे उस दिन पीटेंगे अपने कोई। इसलिए टोड पे अंग्रेजों को डाउट हुआ था कि टोड राजस्थान वालों के साथ मिल गया। अंग्रेजों का भयंकर डाउट था टोड पे कि टोड राजस्थान वालों के साथ मिलकर अंग्रेजों पर अटैक कर देगा। इसलिए टोड का जबरदस्ती ट्रांसफर किया। टोड को 1822 में कहा कि लंदन जा वापस। उसने कहा मैं यहां बुक का काम कर रहा हूं, नोट्स यहां से ले जा, वहां बना के तैयार कर लेना तेरे, यहां तेरे को राजस्थान नहीं रहने देंगे हम इंडिया। जबरदस्ती ठेला गया उस आदमी को। जब वो यहां से रवाना होता है तब वो अपने किसी एक अंग्रेज दोस्त को लेटर लिखता है। वो लेटर पढ़ा जाए, गौरवान्वित होते हैं हम राजस्थान के लोग। वो लिखता है कि बहुत जल्द लंदन पहुंच रहा हूं, लंदन आने के बाद तुझे मेरे राजस्थान के उन मित्रों की कहानियां सुनाऊंगा जिनकी कहानियां अब तक दुनिया ने सुनी नहीं है। मैं बताऊंगा कि यहाँ के लोग कितने बहादुर है। मैं बताऊंगा कि यहाँ के लोगों ने क्या क्या कारनामे कर लिए थे। मैं बताऊंगा कि हमारे यूरोप में तो ऐसा कोई हुआ ही नहीं जैसे यहाँ के गांव गांव के अंदर लोग पैदा हो गए थे। इतना भयंकर, इस हद तक दीवाना था। जब उसे यहां से भेजा गया कि तू जा यहां से, तो जाते टाइम भी वो बंदा मना नहीं। उदयपुर से रवाना किया उसको बॉम्बे से शिप में बैठ के लंदन जाना है। वो उदयपुर से जाता है सिरोही। उदयपुर से कहां जाता है? सिरोही से जाता है गुजरात, गुजरात से जाता है महाराष्ट्र। कहां से कहां रूट बताओ देखे? उदयपुर से सिरोही, सिरोही से गुजरात, गुजरात से मतलब 3 राज्य, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। इसको बोलते हैं पश्चिमी भारत। इन 3 राज्यों को मिला के हम क्या बोलते हैं? पश्चिमी भारत। उसने जहां जहां रुका वहां वहां के बारे में और लिखता गया, इसलिए उसकी किताब का नाम है पश्चिमी भारत की यात्रा। किताब का नाम क्या है? और ये किताब कुछ भी नहीं है, उसका ट्रेवलिंग रूट है। उदयपुर से सिरोही, सिरोही से गुजरात, गुजरात से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में बॉम्बे, बॉम्बे से शिप, शिप से लंदन। ये रूट जो उसका है ना, उसमें वो पूरी पे एक बुक लिख के गया। और फिर वो बीच बीच में रुकता, घोड़ा लेके घूमता रहता। इसलिए हम आज दिन तक कहते हैं घोड़े वाले बाबा थे। कहानी अब कई बार ऐसा हुआ कि जैसे यहां कोई उसको कहानी सुनाने वाला बंदा मैं हूं, और उसे उदयपुर से मान लो आगे आबू की तरफ जाना है, आबू से सिरोही जाना है, और उसे लगा आबू से सिरोही मुझे इतने बजे पहुंचना है, और मैंने कहानी शुरू की। मैंने कहा साहब कहानी 2 घंटे लेगी, ऐसे उठ के नहीं जा सकते। तो उसने कहा तू भी घोड़ा लेके मेरे साथ चल ले, पेमेंट दे दूंगा। घोड़े पे चलते चलते कहानी सुना दे। मुझे आबू तक लेके गया, वहां जाने के बाद मेरे को पेमेंट दिया, मेरे को वापस रवाना हो जा। यार पहले लोग पेमेंट लेते भी, लोग कहते लोगों को कहानियां सुनाने में तो मजे आते। लोग कहते यूं सुना देंगे हम तो जाके वापस आ जाएंगे, कौन तू सुन रहा है? ये बहुत बड़ी बात है, कौन किसकी सुनता है आजकल। इसलिए टोड बेचारा उन लोगों को साथ में वो ठेलता रहता था लगातार। तो उसने 2 किताबें लिखी अपने पे। उसने एक किताब तो लिखी राजस्थान के इतिहास पे, इस पे लिखी राजस्थान के। एक किताब तो मैंने बता दिया, कुछ नहीं है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इसको मिला के क्या बोलते हैं? पश्चिमी भारत। यहाँ की यात्रा की, इसलिए किताब का नाम क्या है? पश्चिमी भारत की यात्रा। क्या नाम है किताब का? पश्चिम भारत की यात्रा। एक किताब में जब वो अलग अलग जगह पे रहा तो राजस्थान का इतिहास लिखा। इतिहास 2 प्रकार का होता है, एक वह है जो रिटन होता है, लिखित, और एक वह है जो जमीन में मिलता है, आर्कियोलॉजी। कौन सा होता है? या आर्कियोलॉजी का दूसरा बता दूं, एक तो किसी किताब में लिखा हुआ, या कोई एक मंदिर है और उस मंदिर के बारे में पता लगाना कि कब हुआ था, कब बना था, उसके बारे में वैसे वैसे लिखना। या तो कोई ये मॉन्यूमेंट्स वगैरह देख के लिखा जाए, या किताबों को देख के लिखा जाए। उसने दोनों प्रकार से लिखा। उसने किताबों को देख के भी लिखा, उसने मॉन्यूमेंट वगैरह देख के भी लिखा। किताबों को देखकर जब इतिहास लिखा तो उसको बोलते हैं एनाल्स। क्या बोलते हैं? इतिहास को एनाल्स कहते हैं। किताबों से देख के जो लिखा। इन मंदिरों को देख के लिखा उसको बोलते हैं एंटिक्विटी। क्या बोलते हैं?
एंटिक्विटी का मतलब होता है पुराना। एंटिक्विटी का मतलब क्या होता है? इसलिए दारू की बोतल का नाम है एंटिक्विटी, कि पुरानी दारू ज्यादा अच्छी मानी जाती है। तो दारू वालों ने अपनी बोतल का नाम ही क्या रख रखा है? लिखित के आधार पे जो लिखा उसका नाम क्या है? जो पुरातत्व आर्कियोलॉजी या मॉन्यूमेंट्स को देखकर लिखा वो क्या है? ऑफ राजस्थान। ये किताब है उसकी, क्या नाम किताब का? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ, दोबारा बोलो देखना नाम। एनाल्स का मतलब इतिहास, एंटिक्विटी का मतलब पुरातत्व आर्कियोलॉजी। मैं इतिहास लिख रहा हूं, मैं यहाँ के मंदिर के बारे में, यहाँ की जमीन के अंदर क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता उसके बारे में लिख रहा हूं, ये लिखा। पर अब दिक्कत ये कि राजस्थान है क्या? किसके बारे में लिख रहा है तू? तू राजस्थान के बारे में लिख रहा है। राजस्थान किसको कहते हैं? ये एग्जैक्टली लोकेशन कौन सी है? उसने लोकेशन डिफाइन की, उसे लगा, उसके समझ में आ गई थी यार किताब का नाम समझ गए, इनको समझ में नहीं आएगा, तो उसने डिफाइन किया, उसने वापस लिखा है उसको। इसने लिखा राजस्थान क्या है। राजस्थान क्या है? उसने कहा भारत का वह भाग जो उसके मध्य में है और पश्चिम में, और जहां पे राजपूतों का राज है। सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स, बोलो इतना इतना बोलो, सेंट्रल एंड वेस्टर्न ऑफ इंडिया नहीं बोलना आपने, केवल इतना, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत। सेंट्रल मतलब मध्य, मतलब मध्य प्रदेश। वेस्टर्न मैंने अभी बताई दिया आपको, राजस्थान, गुजरात, और ये पूरा राजस्थान है। राजस्थान ये नहीं है जिसमें आप बैठे हो। राजस्थान का मतलब मध्य प्रदेश, राजस्थान का मतलब गुजरात, राजस्थान का मतलब महाराष्ट्र। इन सब जगह पे राजपूतों का राज था, राजपूत स्टेट्स थे, ज्यादातर ये राजपूत स्टेट्स थे। तो उसने पूरे का नाम क्या दिया है? उसका एक बड़ा टुकड़ा बाबा आपके पास है, इसलिए आप वाले को राजस्थान कहते हो। वरना मध्य प्रदेश का जो मालवा है, मध्य प्रदेश में लोकेशन पड़ती है मालवा, वो आपका है। वहां की भाषा, वहां की कल्चर, वो राजस्थानी है। मिलाने को किधर मिला दिया उसको। और मध्य प्रदेश के लिए तो हमेशा कहता हूं कि मध्य प्रदेश की तो बाप ऐसी दुर्गति हुई है, ऐसी दुर्गति हुई जिसकी हद नहीं। तो मैं यूं नॉर्मली पूछता हूं आपसे, आजाद होने के बाद मध्य प्रदेश एक राज्य बना, इसकी राजधानी क्या रही होगी? मैं कहूंगी मध्य प्रदेश की राजधानी पहले भोपाल नहीं थी, तो इसकी राजधानी क्या रही होगी? बताओ देखे, सोच के तुक्के मार लो, दो चार क्या है अपने। हाँ, मध्य प्रदेश की क्या राजधानी रही होगी अपने हिसाब से? इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, यही सोचे। इसकी राजधानी थी नागपुर, क्योंकि महाराष्ट्र का वो इस साइज में आता था। कहते हैं मध्य प्रदेश जब बना के ले गए थे, नेहरू जी ने कहा था कि क्या बना ले रहे, ये मध्य प्रदेश है, भारत के बीच का है, तो जिधर से जो जुड़ा वो जोड़ लिया। इसलिए झांसी वाला इलाका यूपी में आता कि एमपी में आता, समझ में नहीं आता कि यार है किधर। ये ग्वालियर यूपी में जाएगा कि एमपी में जाएगा? ये विदर्भ वाला इलाका महाराष्ट्र में जाएगा, किधर आएगा? ये जनजातियों वाला इलाका छत्तीसगढ़ में जाएगा, किधर आएगा? ये कोटा झालावाड़ ये मध्य प्रदेश में जाने चाहिए थे कि अपनी तरफ आने चाहिए थे? ये पल्ले ही नहीं पड़ता है मध्य प्रदेश को। वो गुजरात से भी मिल जाता है, उधर महाराष्ट्र से जाके मिल जाता है, यूपी से मिल जाता है, राजस्थान मध्य था, बीच में तोड़ ताड़ के कुछ ही बना लिया था। ये अपना था, मालवा वाला पूरा का पूरा हिस्सा अपना हुआ करता था। गुजरात में एक जगह नाम है सौराष्ट्र, क्या नाम है? अपना है वो, कुछ भी रत्ती फर्क नहीं है इधर उधर। जिसको आज आप राजस्थान कहते हो, ये उस राजस्थान का एक टुकड़ा भर है, हम उसके प्रतिनिधि हैं। आप ये मान लो कि किसी टाइम एक देश हुआ करता था यूएसएसआर, कौन सा देश हुआ करता? उसके 16 टुकड़े कर दिए, उसका एक बड़ा टुकड़ा रसिया है। किसी टाइम एक भूभाग था राजस्थान, उसके कई टुकड़े हो गए, उसका बड़ा टुकड़ा हम है। बाकी राजस्थान जिसको बोलते थे राजाओं का स्थान, वो यह है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स, सेंट्रल एंड वेस्टर्न। अब देखो वापस, वो किसका इतिहास लिख रहा है? राजस्थान। किसके आधार पे लिख रहा है? किताबों के और मॉन्यूमेंट्स के आधार पे। किताबों वाले को क्या बोलते हैं? मंदिरों वाले क्या बोलते हैं? किसका? तो नाम बोलो। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान क्या है? सेंट्रल एंड वेस्टर्न। आई बात समझ में? तो दो नाम किताबों को बताओ, सॉरी इसी एक किताब के दो नाम क्या क्या हो जाएंगे? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसी का एक नाम, और सेंट्रल एंड वेस्टर्न। पहले बड़ी बात, एक किताब मैंने अभी बताया उसको, उदयपुर से गया सिरोही, सिरोही से गया गुजरात, गुजरात से गया महाराष्ट्र, पश्चिमी भारत की यात्रा। क्या नाम है किताब का? इंग्लिश कर देते हैं, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। पश्चिमी भारत को क्या बोलते हैं? वेस्टर्न इंडिया। ट्रेवलिंग की उसने, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। टोड वाली किताबों के नाम याद करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि बच्चा कहे कि टोड सर वो तो इंग्लिश में नाम और थे, कैसे याद करता? दो नाम थे सर, एक ही याद रहा था। टोड वाली किताबों का नाम याद थोड़ी करने हैं। टोड तो खुद ही बता रहा है मैं क्या लिख रहा हूं। और पहला नाम पढ़ो, दोबारा पढ़ो। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ, क्या शब्द है? पहला वही बंदा जिसने शब्द का इस्तेमाल किया है, इससे पहले यह शब्द नहीं है। इसलिए हम कहते हैं राजस्थान के इतिहास का जनक कौन है? टोड।
सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया? टोड। राजस्थान क्या है उसने बताया बेचारे ने, उसने कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई किसी के कि राजस्थान है क्या। उसने कहा सेंट्रल और वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स। किसके? भारत देश के। भारत देश के जो सेंट्रल और वेस्टर्न स्टेट्स है राजपूतों के, उनको मैं क्या कर रहा हूं, एक वो घूमता घूमता गया, दूसरी बुक कौन सी लिख दी उसने। अब आपसे कोई पूछे कि राजस्थान के इतिहास को सर्वप्रथम लिखने वाला आदमी कौन था? टोड। राजस्थान के इतिहास का जनक कौन है? टोड। राजस्थान शब्द यूज में लेने वाला कौन है? टोड। आगे बस समझो, पहले पड़ जाएगी, हेडिंग डालो, वहीं से शुरू करते हैं। कर्नल जामस्टूड, कर्नल जामस्टूड स्कॉटलैंड का था। कर्नल जामस्टूड कहां का रहने वाला था? इसको और सुनना देखो, टोड, टोड स्कॉटिश भाषा में टोड का मतलब होता है लोमड़ी। स्कॉटिश लैंग्वेज में टोड का मतलब क्या होता है? लो। इसके जो पूर्वज थे वहां के राजा की सेवा में काम किया करते थे। जैसे आपने होता परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, ये मिलते हैं ऐसे चक्र। वहां पर अंग्रेजों के देश में एक उपाधि हुआ करती, इस उपाधि का नाम था नाइट बेरोनेट। कौन सी उपाधि हुआ करती? नाइट बेरोनेट। नाइट योद्धा कोई बोलते हैं, योद्धा वॉरियर जो हुआ करते, वहां पर उनको क्या बोला करते थे? नाइट्स, नाइट्स बोला करते। तो नाइट बेरोनेट की उपाधि मिली इसके किसी पूर्वज, उसके दादाजी को वो उपाधि मिली। जिनको ये उपाधि मिला करती थी उनको एक मेडल मिलता, उस मेडल में लोमड़ी का चित्र होता। मेडल में किसका चित्र होता? लोमड़ी को स्कॉटिश भाषा में क्या बोलते हैं? इसलिए इसके परिवार के नाम करके टोड लगना शुरू हो गया, है ना। कहां का रहने वाला है? स्कॉटलैंड। देखो यह स्कॉटलैंड का रहने वाला था। ही बिलोंग्ड टू स्कॉटलैंड। यह स्कॉटलैंड का रहने वाला था। ही बिलोंग्ड टू स्कॉटलैंड। यह स्कॉटलैंड का रहने वाला था। ही बिलोंग्ड टू स्कॉटलैंड। अपने राजस्थान क्यों आया बताओ देखे? क्या बन गया था अंग्रेजों का? देखो यह राजस्थान में अंग्रेजों का पॉलिटिकल एजेंट था। ही वॉज ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट इन राजस्थान। यह राजस्थान में अंग्रेजों का पॉलिटिकल एजेंट था। ही वॉज ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट इन राजस्थान। यह राजस्थान में अंग्रेजों का पॉलिटिकल एजेंट था। ही वॉज ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट इन राजस्थान। यह राजस्थान में अंग्रेजों का पॉलिटिकल एजेंट था। राजस्थान में एक आदमी को इसने अपना गुरु बना लिया था। गुरु कौन है? यति ज्ञान। लिख लो गुरु बराबर यति ज्ञान चंद्र। इतना लिख लो, गुरु लिख के बराबर लिख लो यति ज्ञान। इंग्लिश में भी गुरु ही लिख लो, गुरु बराबर यति ज्ञान चंद्र। टीचर वगैरह मत करना। गुरु बराबर यति ज्ञान चंद्र। जैन मुनि थे यति ज्ञान चंद्र। क्यों जैन को क्यों बनाया गुरु जी? किताबें उनके पास थी। लाइब्रेरी की एक्सेस यदि कोई दिलवा सकता था तो कौन दिलवा सकते थे? यति ज्ञानचंद्र दिलवा सकते। सीधी सी बात है, अपना काम निकालना हो तो अपने को पता चले यार उन सर के पास में किताबें मिल सकती है, तो अपने उन सर के धोख लगाएंगे दिन में 4 बार जाके, यार वो सर यदि किताबें दिला दो ठीक रहे। बस यति ज्ञानचंद्र बड़ा मामला यही है। 2 बातें लिखो। देखो इसे राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता, या इसे राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। लिख लो, इसे राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। इसे राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। सुनना, देखो एक बात और सुनना। इसने अपनी बुक के अंदर या तो अपने लिए शब्द का प्रयोग किया राजस्थान, पर कई कई जगह एक शब्द का और इस्तेमाल करता है, रायथान। कौन से शब्द का प्रयोग करता है? राजस्थान या रायथान। और सुनना, देखो अपने यहां पे राजा को क्या क्या बोलते थे? अपने राजा को राजा बोलते, राय बोलते, राव बोलते, रावत बोलते, रावल बोलते, राणा बोलते। ऐसे अलग अलग नाम थे, राजाओं के टाइटल थे। मतलब सबका एक ही है राजा। राजाओं को कोई राजा कह देता, कोई इनको राय बोल देता, कोई राव बोल देता, कोई रावत बोल देता, कोई रावल बोल देता, और कोई क्या बोल देता। अलग अलग लोगों ने थोड़े थोड़े अलग अलग टाइटल लगा लिए, बाकी मतलब सबका मतलब एक ही होता है। तो राजस्थान का मतलब है राजाओं का स्थान। राजस्थान का मतलब क्या है? राजाओं का स्थान। राजाओं को कई बार अपने क्या बोला करते थे? तो रायथान का मतलब रायों का स्थान। राय का मतलब वही राजा। तो इसने 1-2 जगह इसको राजस्थान की जगह क्या लिख दिया है? रायथान। तो कोई पूछे कि जेम्सटोन ने राजस्थान के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया था? तो राजस्थान ऑप्शन में, तो राजस्थान है, तो कौन सा शब्द होना चाहिए? रस। लिखो, इसने हमारे प्रदेश के लिए राजस्थान या रायथान शब्द का प्रयोग किया था। ही यूज्ड वर्ड राजस्थान और रायथान फॉर अवर स्टेट। इसने हमारे प्रदेश के लिए राजस्थान या रायथान शब्द का प्रयोग किया था। ही यूज्ड वर्ड राजस्थान और रायथान फॉर अवर स्टेट। इसने हमारे प्रदेश के लिए राजस्थान या रायथान शब्द का प्रयोग किया था। ही यूज्ड वर्ड राजस्थान और रायथान फॉर अवर स्टेट। इसने हमारे प्रदेश के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया? राजस्थान या रायथान। अच्छा, आपको कैसे पता उसने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था कि नहीं किया था? साहब उसकी किताब का नाम है, उसकी किताब के नाम में क्या लिखा हुआ है? राजस्थान। क्या नाम है किताब का? राजस्थान का इतिहास एवं पुरातत्व है। बोलो, देखिए हिंदी में बोलो, राजस्थान का इतिहास एवं
इतिहास को क्या बोलते हैं? एनाल्स। पुरातत्व को क्या बोलते हैं? एंटिक्विटी। किसकी? राजस्थान, ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान, लिख लो। तो हिंदी वाले भी ये नहीं कि अपने रट्टे मारने बैठे नाम के, सिंपल सा है। लिख लो पुस्तकें, जेम्सटोड की पुस्तकें, बुक्स ऑफ जेम्सटोड, और नाम लिखो। एक किताब ये और दूसरी किताब ये, और इंग्लिश में लिखना, इंग्लिश में नाम लिखना, हिंदी मत करना इनकी। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी का एक नाम और अथवा लगा के लिखना, इसी किताब का दूसरा नाम और कि राजस्थान है क्या। तो क्या है राजस्थान? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स। कहां के? इंडिया के। सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो राजस्थान का पूरे का इतिहास पहली बार किसी आदमी ने लिखा टोड, तो फिर राजस्थान के इतिहास का जनक हो गया ना अपने आप में। और दूसरी किताब कौन सी है? ट्रेवल्स इन वेस्टर्न। ऐसा नाम क्यों है बताओ देखे? ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया नाम क्यों है? वो याद रखना है, उदयपुर, सिरोही, गुजरात, महाराष्ट्र, है ना। जब जा रहा था वापस तब 1818 के आसपास अपने यहां पर आया था, 1822 में वापस भगा दिया था, फिर वहां चला जाता है। 1829 के आसपास में जाके इस किताब का वो पहला एडिशन छापता है, इसका दूसरा भाग निकालता है बाद में 1832 के आसपास। 35 के अंदर मर जाता है वो, 39 के अंदर उसकी दूसरी बुक आती है। तो पहली बुक उसके जीवन में ही आ गई थी, दूसरे वाली बुक है उसके मरने के बाद पब्लिश। पर वो याद नहीं करने, अपने सन वन ज्यादा याद नहीं करने, अपने नाम याद करने। क्या नाम दोबारा बोलो? एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान। क्या है तो ये समझा है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ। याद रहे कि राजस्थान वो नहीं है जिसको आप मान के बैठते हो। राजस्थान बियॉन्ड द राजस्थान है, इसके बाहर है। मालवा अपना है, सौराष्ट्र अपना है, महाराष्ट्र के जो इसे इधर गुजरात के टच करते हैं वो अपने हैं। ये सब मिला के राजस्थान हुआ करता था। राजस्थान का सिंपल सा मीनिंग था राजाओं का स्थान, उसका बड़ा भूभाग हम लेके बैठे हैं। आई बात समझो? बाकी थोड़े थोड़े टुकड़े देखो, आप कई बार पढ़ते हो, जब आप पॉलिटी पढ़ते हो, आप पढ़ते हो राज्यों का गठन। राज्यों का गठन का तो मतलब तो बनाना, मतलब बनाए हैं, पहले तो नहीं थे, तो बनाने में तो इधर उधर की चीजें आएगी। फिर आप पढ़ते हो राज्यों का पुनर्गठन, और तोड़ तोड़ के बनाए। पहले बना दिए थे, फिर सही नहीं बने थे, थोड़ी थोड़ी और तोड़ के बना दिए। ये अबोर और फजिल्का पंजाब में दो जिले पड़ते हैं, नाम सुनेगा? अबोर फजिल्का ये अपने हैं। हरियाणा में दो जिले पड़ते हैं, हिसार और सिरसा, अपने हैं ये। मैं चूरू का हूं, और हमारी साइड में आज भी कोई बंदा बीमार हो जाए हमारे गांव में, लोगों के दिमाग में सबसे पहले हिसार आता है, हिसार चले, जो कि ज्यादा अच्छी मेडिकल फैसिलिटी बीकानेर मिलेगी। और अबोर फजिल्का में कोई बीमार हो जाए वो बीकानेर आएगा। कि एक ट्रेन चलती है पूरी उधर से पंजाब की तरफ से बीकानेर की तरफ, उस ट्रेन का नाम ही हो पंजाब वाली ट्रेन, कि पंजाब वाले सारे मरीज बीकानेर आते हैं। क्यों आ रहे हैं? अबोर फजिल्का वाला चंडीगढ़ क्यों नहीं जाता? वो जलंधर क्यों नहीं जाता? उधर दिल्ली नजदीक पड़े उधर क्यों नहीं जाता? तो हरियाणा किसी सिटी के अंदर क्यों नहीं जाता? क्योंकि पिछले 100 साल से बीकानेर आ रहा था, रूट चेंज नहीं हो रहा उससे। हमारे किसी आदमी गांव में थोड़ी सी लग जाए ना तो हिसार चलो, हिसार क्यों जा रहा है वो हिसार? क्योंकि कई सालों से हिसार जा रहा था, उसके दिमाग से हिसार निकल नहीं रहा है। हॉस्पिटल चूरू में भी बन गया, पर उसके दिमाग में नहीं, बढ़ के हिसार जाते थे, इसलिए ठीक कहां पे जाने पे होगा? हिसार, क्योंकि वो अपना पार्ट था, वो दूसरा नहीं था, वो अपना पार्ट हुआ करता था। तो वो चीजों का रूट चेंज नहीं हो, पता बात में, रूट कई सालों तक बने रहते हैं, धीरे 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 लोगों के दिमाग से चीजें निकलने लगती है। तो राजस्थान का मतलब क्या दोबारा बोलो? दूसरे वाली किताब कौन सी है? ट्रेवल्स इन। सिंपल सी बात है, एक किताब में उसने अपनी हिस्ट्री लिखी, एक किताब में उसने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा, है ना। मान लो अपने कहते हैं कि सर अपने एक टूर के ऊपर चलते हैं, और मैं आपको कहूंगी हाँ यार अपने घूम के आएंगे, चलो अपने अजमेर चलेंगे, उदयपुर चलेंगे, उधर से आगे मध्य प्रदेश चलेंगे, गुजरात घूम के आएंगे, ऐसा कहीं भी घूम के आएंगे, अपने अपनी यात्रा का वर्णन लिख लेंगे। वैसे टोड ने क्या किया था अपनी यात्रा का वर्णन, तो उसकी यात्रा का वर्णन तो कौन सी किताब में, और राजस्थान का इतिहास कौन सी किताब में? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। राजस्थान है क्या? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। पहले बड़ी बात। अब देखो किताबें क्या असर डालती है वो देखो आप। भारत पे अंग्रेजों का सबसे बड़ा कब्जा, सबसे सुदृढ़ कब्जा, सबसे मजबूत कब्जा यदि कहीं हुआ, वो जगह बंगाल। वो जगह कौन सी है? बंगाल में अंग्रेजों का बहुत बड़ा कब्जा हुआ। कारण था कि पैसे बंगाल में थे, अंग्रेज बाणिये थे, वो बिजनेस करने आए, इसलिए अंग्रेजों ने उन उन जगह पे कब्जे किए थे जहां जहां पे पैसा था। इसलिए उन्होंने आपके राजस्थान पे कब्जा नहीं किया। राजस्थान पे कब्जा क्योंकि अपने पास कुछ था ही नहीं, नंगा नाही क्या निचोड़े क्या, इसलिए अंग्रेजों ने अपने कब्जा नहीं किया। तो कभी आए नहीं अंग्रेज इधर, उनका तुम जानो तुम्हारा काम जाने, क्या करेंगे तुम्हारे। तो मुझे कई बार बड़ा अजीब लगता है जब कोई राजस्थान का आदमी कहता है अंग्रेजों ने हमें लूट लिया। अपने को लूटा सच में? हाँ, हम पहले सोने की चिड़िया थे, अपने तो पांखड़े पांति नहीं आती चिड़िया के। चिड़िया बेचारा बंगाल था, जो कुछ लूटा मारा होगा, कुछ किया भी होगा अंग्रेजों ने तो बंगाल के अंदर किया है, उधर वाले हुआ, साउथ इंडिया में हुआ, बंगाल में हुआ, बॉम्बे में हुआ, अपने साथ कोई भी लेना देना उनका। इसलिए आपका तो आपके राष्ट्रगान में नाम नहीं है, क्योंकि राष्ट्रगान तब लिखा गया था जब अंग्रेजों का राज था, इसलिए राष्ट्रगान में केवल उन्हीं के नाम है जो अंग्रेजों के नीचे आया करते थे। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा,
ऊपर से नीचे तक पूरे हैं। ऊपर पंजाब टच करता हुआ पाकिस्तान का सिंध, टच करता हुआ गुजरात, नीचे टच करता हुआ आपका द्राविड़, द्राविड़ मतलब साउथ इंडिया, ऊपर आते तो आपका उड़ीसा मतलब उत्कल, ऊपर आते तो आपका बंग। आप कहां हो? आप क्यों नहीं हो इसके अंदर? क्योंकि आप अंग्रेजों के भारत में आते ही नहीं थे। आप अंग्रेजों वाले से आपका कोई भी लेना देना। अब बंगाल में सबसे पहले कब्जा हुआ तो अंग्रेजों का सिस्टम भी सबसे पहले कहां पे डेवलप होगा? बंगाल। अच्छा, अंग्रेज जब यहां पर कब्जा कर लेते तो अंग्रेजों को लगा कि यार यहां के लोगों का माइंड भी चेंज किया जाए, और लोगों के माइंड चेंज करने का सबसे अच्छा तरीका होता है एजुकेशन। सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? पढ़ाई लिखाई का सिस्टम ऐसा बना दो कि बच्चे अपने आप उसको पढ़ के अंग्रेजों के फेवर के अंदर ही आ जाएंगे। इसलिए अंग्रेज यदि पढ़ाएंगे तो कौन सी शिक्षा पढ़ाएंगे? अंग्रेजी। लेकिन शिक्षा बहुत अलग सी चीज है। शिक्षा से जो आप सिखाना चाहते हो वो तो बंदा सीखता ही है, बंदा वो भी सीख जाता है जो आप सिखाना, क्योंकि पढ़ेगा तो वो केवल आप वाली बातें नहीं पढ़ेगा, फिर इधर उधर की दूसरी चार किताबें भी पढ़ लेगा, फिर आप वाले प्रोपेगेंडा सेट नहीं होंगे वहां पे। कि मैंने कहा, मान लो आपको कि टोड एकमात्र आदमी है जिसने किताब लिखी है राजस्थान पे और किसी ने नहीं लिखी, और ये मैंने आपको पढ़ाया। अब जब आप धीरे धीरे पढ़े तब आपने कहा सर झूठ बोल रहे थे, देखो उस दिन एक हमने फलानी किताब और पढ़ी उसके अंदर ये लिखा हुआ था, क्योंकि आप पढ़ लोगे तो आपको पता चलेगी चार चीजें। अब जब अंग्रेजों ने बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा देने शुरू की तो अंग्रेज अंग्रेजी शिक्षा में क्या पढ़ाएंगे? यूरोप की एजुकेशन। अब यूरोप की एजुकेशन पढ़ाएंगे तो मान लो उन्होंने पढ़ाई फ्रांस की क्रांति, और कहा कि बच्चों 1789 में फ्रांस में क्रांति भी थी, 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और वहां से तीन शब्द आए हमारे सामने, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। बच्चे ने क्लास में पूछा सर ये स्वतंत्रता क्या होती है? कि बच्चों इसका मतलब सब आजाद है, कोई किसी पर राज नहीं कर सकता। तो सर हमारे पे क्यों है? बैठ जा, फालतू सवाल पूछता है। इंटरवल के बाद है सर ने तब तो बिठा दिया, पर उस बच्चे के मन में सवाल तो आया ना कि स्वतंत्रता नाम की कोई चीज होती है वो हमारे पास में। बच्चों 1783 में अमेरिका में फ्रीडम मूवमेंट चला था। अमेरिका वो पहला देश है जहां पर ह्यूमन राइट्स लागू किए गए थे। बच्चे ने वापस पूछा सर ह्यूमन राइट्स क्या होता है? वो जो व्यक्ति का अधिकार है वो एक्सप्रेस कर सकता है खुद को, तो सर हमें तो नहीं करने देते। धीरे धीरे बंगालियों में सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना आई। भारत में राष्ट्रवाद की भावना ही तो कहां आई? बंगाल के अंदर। और बंगालियों को लगता है अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना है, लेकिन निकाले कैसे? बंगालियों को डर लगता, बंगालियों को लगता है 10 आदमी एक कमरे में बैठ के बात कर रहे हैं कि अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना है। कैसे? बाहर 50 पुलिस वाले खड़े हैं, जूते इतने बैंकर बैंकर पहन रखे हैं कि एक एक भी फटकार दिया सारे मर जाएंगे। यार लड़ेंगे कैसे? इनके हाथ में हथियार, अपने पास तो हथियार भी नहीं है, कैसे लड़ पाएंगे इन लोगों से? और बंगाली उहापोह की स्थिति में लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास में हीरो नहीं है। क्या नहीं है? हीरो नहीं है उनके पास में जो उनको मोटिवेट कर सके, जो उनको इंस्पायर कर सके कि नहीं तुम कर सकते हो ये सब। इन्हीं दिनों में जब बंगाल लड़ना चाहता था, लड़ने की भावनाएं रखता था, लेकिन लड़ नहीं पा रहा था, उनके पास एक किताब पहुंचती है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कौन सी किताब पहुंचती है? क्योंकि भारत में अंग्रेजी आती बंगालियों की थी, किताब अंग्रेजी में थी तो पढ़ेंगे भी कौन? बंगाली। और जब बंगालियों ने ये किताब पढ़ी तो उनको लगा ये जब 15 आदमी राजस्थान के किसी गांव के मंदिर बचाने के लिए 750 से भिड़ गए, 200 से भिड़ गए, 8600 आदमी 80,000 से भिड़ गए, 150 आदमी जाके 3,000 से भिड़ गए, 8,000 आदमी 50,000 से लड़ लिए, तो अपने क्यों नहीं कर सकते? उनको जब लगा कि महाराणा प्रताप अपना सब कुछ मैदानी भाग छोड़ के पहाड़ों में बैठ के केवल इस बात के लिए लड़ लेता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये तिलक ने बहुत बाद में कहा, इन्होंने पहले ही घोषणा कर रखी थी, तो हमारा है, हमारे राज्य में कोई कैसे घुस सकता है? इसलिए बंगालियों को यदि कोई प्रेरणा देती है किताब, तो उस किताब का नाम क्या है? तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। राजस्थान की किताब नहीं है, भारत में फ्रीडम मूवमेंट शुरू करवाने वाली किताब है। इसलिए आपको घनघोर आश्चर्य होगा कि राजस्थान के इतिहास में सबसे अधिक किताबें बंगाल में लिखी गई है। जतीन मुखर्जी बंगाल के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए। 1915 में एक पुलिस एनकाउंटर के अंदर वो मारे जाते हैं, आमने सामने लड़ाई करते हैं पुलिस से, और उस पुलिस की लड़ाई के अंदर वो शहीद होते हैं। बूढ़ी लालम नाम करके एक नदी है उधर बंगाल में, उस नदी के किनारे की लड़ाई होती है, और उस बालासोर के पास, अब उड़ीसा में आ गया वो हिस्सा, और वहां पर वो लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। 1915 की बात, कब की बात है? 1915। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, उस समय अपना राजस्थान भारत का पार्ट नहीं है। उस समय बंगाल के एक बहुत बड़े कवि हुए, कवि नजरुल इस्लाम। कौन हुए? वो उस जगह के लिए लिखते हैं जिस जगह पे जतीन मुखर्जी शहीद हुए हैं। ये नए भारत का हल्दी घाटी है, ये नए भारत का, क्योंकि नजरुल इस्लाम को लगता है कि हल्दी घाटी के मैदान में जब 3,000 मेवाड़ वाले 5,000 मुगलों से लड़ सकते हैं, तो हम भी आधी संख्या में होकर भी उनसे लड़ सकते हैं। ये उन दिनों की बात है जब बंगाल में कहा जाता था कि जो बंगाल आज सोचता है बाकी भारत कल सोचेगा। क्या बोलते थे बंगाल के बारे में? कि जो बंगाल आज सोचता है वो बाकी भारत, बंगाल पढ़ लिख लिया तो वो इंटेलिजेंट बातें करता है, बाकी भारत कल पढ़ेगा तो कल इंटेलिजेंट बातें करेगा। पर उन दिनों भी बंगालियों को यदि कोई मोटिवेट कर रहा है तो वो राजस्थान है। मतलब ऐसे ऐसे कैरेक्टर जिनके बारे में हम लाइनें जानते हैं, 3 बंगालियों की किताबें हैं।
रविंद्रनाथ टैगोर के एक भैया थे अवनिंद्रनाथ टैगोर, उनके परिवार के एक सदस्य थे, बहुत अच्छे पेंटर हुए, बहुत अच्छे स्कॉलर हुए, किताब लिखे। उनकी केवल मेवाड़ पे पूरी बुक लिखी हुई है, आजादी से पहले। आजादी छोड़ो यार, 1900 के आसपास, आजादी के 50 साल पहले वो बंदा किताब लिख रहा था, राजस्थान पे किताब लिख रहा था। और जितने क्रांतिकारी हुए आपके, ये पहले चरण वाले, तो बेसिकली बंगाल वाले जितने क्रांतिकारी हैं, हल्दी घाटी आगे धोख लगा लगा के गए हैं, यहाँ की मिट्टियां ले लेके गए, यहाँ के सोगने खा खा के गए, कि जैसे मेवाड़ लड़ा होगा मुगलों के खिलाफ वैसे लड़ देंगे। इसलिए टोड की किताब किताब नहीं है, विचारों का प्रस्फुटन है। टोड केवल राजस्थान की संस्कृति का उद्गाता नहीं है, टोड भारत में याद किया जाना चाहिए कि टोड की किताब ने भारत में क्या काम कर दिया था, किताबें क्या काम कर सकती है, वो ये है। जो अक्सर बाबा साहब अंबेडकर वाला एक डायलॉग जो व्हाट्सएप पे वायरल होता रहता है, कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा, वो बंगालियों के साथ लागू होती है। उन्होंने एक किताब पढ़ के दहाड़ना शुरू कर दिया था, अपने राजस्थान की कहानियां पढ़ पढ़ के दहाड़ना शुरू कर दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर का एक स्टेटमेंट है कि भारत का इतिहास जब पढ़ा जाता है तो राजा पोरस से लेकर सिराजुद्दौला तक, कहां से कहां तक, राजा पोरस से लेकर सिराजुद्दौला तक। राजा पोरस वो हुए थे जिन्होंने सिकंदर का आक्रमण किया था हमारे, है ना, पंजाब वाले उस इलाके में, ऊपर वाले इलाके में। सिराजुद्दौला वो हुआ है जिसने बंगाल में अंग्रेजों के कब्जे से पहले लॉर्ड क्लाइव के साथ प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा था। कि राजा पोरस से लेकर सिराजुद्दौला तक भारत का इतिहास हार हार और हार है। भारत का इतिहास क्या है, हार हार का पुलिंदा है। राजा पोरस के सिकंदर से हार गए थे, सिराजुद्दौला के क्लाइव से हार गया था। टैगोर आगे लिखते हैं, लेकिन इस हार के इतिहास के बीच में जब कभी मैं राजस्थान को पढ़ता हूं तो मुझे गौरवान्वित अनुभव होता है कि कहीं तो कम से कम जीते थे। कुछ तो जगह रही होगी जहां पर इस हार वाले रेगिस्तान में हरितिमा रहती होगी, कुछ तो जगह रही होगी जिस रेगिस्तान के अंदर कभी तो बूंदें पड़ी होगी। रेगिस्तान का मतलब हार वाला रेगिस्तान, वो बूंदे मतलब राजस्थान का इतिहास है। बंगालियों ने इतनी किताबें लिखी हम पर जिसकी याद नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर के एक और भाई ज्योतिरिंदर महाराणा प्रताप पर पूरी बुक लिख के गए। प्रताप पे साउथ इंडिया में ऐसी कोई भाषा नहीं जिसमें बुक नहीं है, क्योंकि वो ही पढ़े थे, वो पढ़े तो उन्होंने लिखा। क्या कारण है कि भारत का सबसे अच्छा अखबार उन दिनों जो पत्रकार निकालता था, गणेश शंकर विद्यार्थी, सबसे अच्छे पत्रकार कौन माने गए अपने, उनके अखबार का नाम प्रताप है, आजादी से पहले निकलता है वो। क्या कारण है कि वीर सावरकर को नासिक में एक संगठन बनाता है अभिनव भारत, और उस अभिनव भारत का प्रतीक चिन्ह हमारे मेवाड़ का विजय स्तंभ है। कि वो महाराष्ट्र में बैठ के सोगने खाते कि जैसे कुंभा ने अपने मेवाड़ से विदेशियों को बाहर निकाल दिया था, हम अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल देंगे। हमने कितना मोटिवेट किया होगा एक किताब के माध्यम से। तो टोड की किताब किताब नहीं है भाई, भारत का वो मतलब इतिहास में धरोहर है भारत की। यार नेशनल मूवमेंट कैसा होता यदि टोड किताब नहीं लिखता, वो कितने साल बाद शुरू होता, कहां से मोटिवेट होते, कहां से कहानियां पहुंचती। टोड ने हमको कण कण तक, जन जन तक पहुंचाया। दोबारा बोलो नाम इसका, इसी का दूसरा नाम और क्या है, एक और किताब का नाम क्या है, याद रहेगी बात। और सुनो देखो, अच्छा हम कहते हैं कि कोई बच्चा कई बार फिर कहता है कि सर आपने कहा कि राजस्थान राजस्थान कि टोड ने राजस्थान सब यूज में लिया। सर पहले तो अपने को राजपूताना बोलते थे, ये भी तो कहा जाता है कि आपने राजस्थान का नाम क्या था, राजपूत। कि सर अपने को तो राजपूताना भी कहते थे। हाँ, ये रिटर्न रूप में राजपूताना यदि पहली बार किसी आदमी ने अपने कहा था लिखित रूप में पूरे राजस्थान के लिए, है ना, पूरे राजस्थान के लिए किसी ने शब्द का यूज में लिया था, वो बंदा है जॉर्ज थॉमस। वो बंदा कौन है, क्या नाम बताओ देखिए, जॉर्ज थॉमस वो बंदा है जिसने पहली बार अपने के लिए रिटर्न रूप में किस शब्द का इस्तेमाल किया था, मतलब वही जो वो वहां पे लिखना चाहता है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। राजपूतों का जो राज्य था उसको उसने क्या कर दिया, जॉर्ज थॉमस कौन था सुनिए, ये आयरलैंड का रहने वाला है। कहां का रहने वाला है, ये उन दिनों की बात है जब अंग्रेजों का जब अपने देश पर राज हुआ करता था, पूरी दुनिया के लोग भारत में आके नौकरी करना चाहते थे। ये ठीक वैसा ही मान लीजिए कि आज अपना कोई भी नागरिक कनाडा, अमेरिका या इंग्लैंड जाके नौकरी करना चाहता है, आज अपने बाहर जाना चाहते हैं, किसी टाइम में वो लोग यहाँ पे आके नौकरी करना चाहते हैं। तनख्वाह ज्यादा मिलती है, अच्छी तनख्वाह मिला करती है, अपने यहाँ पे रोजगार के साधन अंग्रेजों के टाइम में ज्यादा डेवलप हो रखे, इसलिए बाहरी लोगों को लगता है वहां जाके अपने नौकरी कर लेंगे। अच्छा यहाँ के क्या नौकरी करेगा, तो अंग्रेजों की नौकरी कर ले, अंग्रेजों का कोई बाबू बन जाए, अंग्रेजों की फौज में शामिल हो जाए, अंग्रेजों का रसोईया बने, अंग्रेजों की तोप चलाए, अंग्रेजों की सेना में काम करे, अंग्रेजों के कागजों का काम करे, अंग्रेजों की किताबों का काम करे, खूब सारे काम थे यार, अंग्रेज खूब सारे काम करवाते। पर कितने लोग लिए जा सकते हैं, नौकरी की तो लिमिट होती है ना, सारे लोग तो नौकरी नहीं लग सकते। तो कई बार ऐसा बंदा होता कि भाई एक बंदा आयरलैंड से, आयरलैंड ब्रिटेन का पार्ट हुआ करता, आयरलैंड से एक बंदा आया, यहाँ पर आया कि यार अंग्रेजों की नौकरी करनी है, और अंग्रेजों को नौकरी नहीं मिली, धक्के खाए, दो चार जगह कलकत्ता गया साहब कुछ छोटा मोटा जुगाड़ कर दो, नहीं यार वैकेंसी निकली थी हमारे तो नहीं है। बॉम्बे गया कि नहीं है वैकेंसी, बॉम्बे गया, उसको पता चला गया यहाँ तो वैकेंसी नहीं है, पर यहाँ का जो राजा उसके पास वैकेंसी है, वो राजा के पास चला गया, जब मुझे नौकरी चाहिए क्या कर सकता, उसने कहा तोप चलाने जानता हूं, क्या चलाने जानता हूं, और अपने वालों को तोपें चलाने नहीं आती थी। अंग्रेजों की जो तोपें आ गई थी अपने वालों को चलाने नहीं आती, इसलिए अपने वालों की सबसे ज्यादा जरूरत थी कि यार तोप चलाने वाले मिल जाए तो ठीक रहे। तो मराठों ने चला हमारे वाले चला, ये मराठों की नौकरी करने लग गया। किसकी नौकरी करने लग गया,
तो किसका कमांडर है? मराठों का है। कहां का? खुद रहने वाला कहां का है? आयरलैंड। कमांडर किसका? मराठा। अच्छा, दो प्रकार के सैनिक हुआ करते हैं उन दिनों में। एक सैनिक तो है जो महाराष्ट्र का ही है। तो मराठों की फौज में कहां के सैनिक होंगे? महाराष्ट्र। अपने पूछा महाराष्ट्र का सैनिक मराठों की तरफ से क्यों लड़ रहा है? यार वो मराठा है खुद, वो मराठा एम्पायर के लिए नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा? इसका मतलब उसमें तो देशभक्ति की भावना है। कैसी भावना है? तो साथ में उसको पैसे भी मिलते हैं कि कोरी देशभक्ति से तो पार नहीं पड़े, साथ में उसको क्या मिल रहे हैं? पैसे। पर क्या जॉर्ज थॉमस देशभक्ति के लिए लड़ रहा है? वो तो केवल किसके लिए लड़ रहा है? और कल को मान लो मराठों के अलावा सिखों ने ज्यादा पैसे दे दी तो किसकी तरफ से लड़ लेगा? कल को अंग्रेजों ने ज्यादा दे दी किसकी तरफ से लड़ लेगा? इसलिए ऐसे जो भी ये हुआ करते सेनापति, इनको बोलते हैं भाड़े के सेनापति, किराए के, किराए पे आ रखे। अंग्रेजी वाला सब ज्यादा अच्छा है, मर्सिनरी कमांडर। ये मर्सिनरी जुआ करते थे, जो पैसे लेके किधर से भी लड़ लिया करते थे। आज भी खूब, जैसे इंडियन आर्मी है तो कोई पूछे इंडियन आर्मी किसके लिए लड़ती है? किसके लिए लड़ती है? इंडिया के लिए, देशभक्ति की भावना। पाकिस्तान की सेना भाड़े की सेना है। पाकिस्तान की सेना सऊदी अरब के लिए लड़ती है। ये जो अरब कंट्री जीते हैं ना, इनके पास खुद की सेना ही नहीं, ये तेल ही बेचते हैं केवल, इनके पास खुद की सेना। तो इन पे कल को हमला हो जाएगा तो पाकिस्तान से किराए पे लेते हैं। ये पाकिस्तान वालों को बुलाते हैं लड़ने के लिए, तो पाकिस्तान की आर्मी पैसे लेके कहीं भी लड़ लेती है। तो सऊदी अरब भी चली जाती है, दुबई भी चली जाती है, जो पैसे देता है उधर जाके थोड़ा बहुत करके कुछ ना कुछ आ जाती। तो मुझे कई बार बड़ा जोरदार से लगता है कि यार पाकिस्तान ने अपने से 4 युद्ध लड़े, 48, 65, 71, 99, चारों हार गए। फिर उनके जनरल उनके मेडल किस बात के हैं? उनके किसी जनरल की फोटो देख लो, मेडल टंगे हुए, ये कहां से लेके आ गए? तो सऊदी से जीत जात के लाते हैं थोड़े बहुत बापड़े, वो बाद में टांगते हैं इधर। तो पाकिस्तान की सेना भाड़े की सेना है, कोई भाड़े पे ले जाओ, उसकी तरफ से चले जाएंगे। वो बैंड बाजे वालों को जैसे नहीं करते वैसे भाई साहब, इधर 3 दिन की ड्यूटी देनी है, कहां 3 दिन ड्यूटी दे देंगे आपको, दूसरे जाकर ड्यूटी देते हैं। तो जॉर्ज थॉमस वैसे मराठों की तरफ से लड़ता है। कैसा सेनापति था उनका? मैंने अब जब ये क्लास शुरू की तब मैंने बोला कि मराठा अपने राजस्थान में लूटपाट करते, तो मराठों के सेनापति के रूप में कौन है? तो जब ये डायरी लिखता था, डायरी होती है, आप में से भी कोई लोग लिखते होंगे, इसने अपनी डायरी में लिखा कि हमने राजपुताना पर आक्रमण किया। कहां पर आक्रमण किया? तो पहली बार लिखित रूप में कोई पूरे प्रदेश के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग कर रहा है, तो वो कौन है? आए बात समझ में? किसमें लिखा आपने? डायरी। अब राजपुताना ने कहां पर अटैक किया? इसने ये अटैक करके गया था जयपुर पे मराठों की तरफ से, ये अटैक करके गया था उदयपुर पे, ये अटैक करके गया था बीकानेर पे। कहां कहां अटैक किया इसने? किसकी तरफ से? कौन है? क्या नाम बंदे का? कहां का रहने वाला है? राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग करता है? मराठों का कैसा सेनापति था? इसने डायरी लिखी। अब डायरी तो बुक बने नहीं, इसके मरने के, ये 1800 के आसपास में अटैक करके गया था। ये सारे अटैक कब है इसके? फिर ये मर गया। इसके मरने के बाद में इसका कोई दोस्त था, उस दोस्त का नाम था विलियम फ्रैंकलिन। क्या नाम है दोस्त का? इसने उस डायरी को बुक बना दिया। डायरी में क्या होती है? यादें तो होती है, मैं वहां गया, मैंने आज ये किया, मैं वहां गया, ये किया, यही तो होती है। मेमोरी तो होती है, अपनी मेमोरी तो होती है। अच्छा, वो यहां सैनिक के रूप में आया था तो उसकी कैसी मेमोरी है? क्या नाम है? मिलिट्री मेमोरीज। मिलिट्री मेमोरीज मतलब सेना के रूप में यादें। किसकी? तो किताब का नाम क्या हो गया? बोलो देखिए, मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। तो डायरी पब्लिश करवा दी उस बंदे ने, थोड़ी ढंग से लिख के। उस बंदे का नाम क्या है? बुक नहीं है, डायरी है जॉर्ज थॉमस की, लिखी इसने। भाई एक डायरी क्या होती है नॉर्मल में, मैं राइटिंग में कैसे लिख लूं? बुक थोड़ी सही होगी, टाइपिंग वाइपिंग एरर नहीं होगी, तो ढंग से होगी। बस वो विलियम फ्रैंकलिन 1805 में पब्लिश करवा दी इसने बुक। तो राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग यदि किसी आदमी ने किया था तो किसने किया था? ये टोड से पहले कर गया था। बड़ा बहादुर आदमी हुआ, भले अपना दुश्मन था, अपने को लूट लाट के गया होगा, आक्रमण किए होंगे, पर बहादुर बंदा था। आयरलैंड से अकेला एक आदमी इंडिया आता है अंग्रेजों की नौकरी करने। किसकी नौकरी करने? अंग्रेजों की नौकरी नहीं मिली, नौकरी किसके करने लग गया? इतना शक्तिशाली हुआ, इतना शक्तिशाली हुआ कि इसने हरियाणा पे कब्जा कर लिया था। अपने हरियाणा का राजा बन गया था। जॉर्जगढ़ बसाया था इसने पूरा। हरियाणा जगह पड़ती हांसी, हांसी राजधानी थी इसकी। अकेला वहां मराठों की नौकरी छोड़ी। ये भारत उन दिनों वो भारत था कि जिसके पास 2000 आदमी है वो राजा बन जाएगा। जो 2000 फौजी लेके कहीं पर बैठा, उसने अपने 2000 फौजियों को लेकर यहां से टैक्स लाओ रे सारे, और यदि इस गांव का टैक्स मैं लेता हूं तो इस गांव का मैं राजा हूं। हांसी के पास में अपनी राजधानी बना के पूरा जॉर्जगढ़ बसा लिया था इस आदमी ने। तो बहादुर बंदा था कि आप ये मान लो कि आप यहां से अमेरिका जाओ और अमेरिका में जाकर अपना राज्य स्थापित कर लो। अमेरिका छोड़ो, श्रीलंका ही चले जाओ, छोटा सा है, इतना छोटा सा कि हमारे देश के मैप के साथ श्रीलंका का मैप फ्री आता है ना। उसमें भी कब्जा करने की बात तो सोच नहीं सकते यार। उन दिनों में आके इसने कब्जे किए थे अपने यहां पे। तो इस बंदे का नाम क्या बताओ देखिए, किताब का नाम दोबारा बोलो। ऐसा क्यों नाम है? सैनिक था, सैनिक की यादें हैं। तो जॉर्ज थॉमस की सैनिक की यादें, किताब का नाम यही तो है। जॉर्ज थॉमस की सेना के रूप में जो यादें, उस किताब का नाम क्या है? मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। किसने लिखी? लिखो, हेडिंग डालो, जॉर्ज थॉमस।
जॉर्ज थॉमस। देखो, यह आयरलैंड का रहने वाला था, ही बिलोंग्ड टू आयरलैंड। यह आयरलैंड का रहने वाला था, ही बिलोंग्ड टू आयरलैंड। यह आयरलैंड का रहने वाला था, ही बिलोंग्ड टू आयरलैंड। यह मराठों का बढ़ाइती सेनापति था, ही वॉज मर्सिनरी कमांडर ऑफ मराठाज। यह मराठों का बढ़ाइती सेनापति था, ही वॉज मर्सिनरी कमांडर ऑफ मराठाज। ही वॉज मर्सिनरी कमांडर ऑफ मराठाज। इसने जयपुर, उदयपुर तथा बीकानेर पर आक्रमण किए थे। ही इन्वेडेड जयपुर, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर एंड बीकानेर। इसने जयपुर, उदयपुर तथा बीकानेर पर आक्रमण किए थे। ही इन्वेडेड जयपुर, उदयपुर एंड बीकानेर। इसने हमारे प्रदेश के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। ही यूज्ड वर्ड राजपूताना फॉर अवर स्टेट। इसने हमारे प्रदेश के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। ही यूज्ड वर्ड राजपूताना फॉर अवर स्टेट। इसने हमारे प्रदेश के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। ही यूज्ड वर्ड राजपूताना फॉर अवर स्टेट। हमारे प्रदेश के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन लिख लो 1800 ईस्वी, 1800 के आसपास में अटैक थे इसके, तो याद रहेगा। बोले अटैक वाले में लिख लो 1800 ईस्वी, इसके लाइन में लिख लो। और फिर लिख लो विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक, बुक ऑफ विलियम फ्रैंकलिन, मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक। मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। क्या नाम बुक का बताओ देखिए? मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। आप यदि राजस्थान जीके के पुराने पेपर उठा के देखेंगे ना, ये भी हैबिट डालनी, ये भी याद रखना, मैं आज ही बता देता हूं ये बात। पुराने पेपर सब लोगों के पास होने चाहिए। ऐसा कोई भी बंदा नहीं हो जिसके पास में आरपीसी के पुराने पेपर नहीं हो। जब मैं ये कहता हूं कि पुराने पेपर लेके आने, तो स्टूडेंट मुझे दूसरे दिन आकर था, पढ़ लिए सर, रात लाया था पढ़ दिए, एक रात में पढ़ गया ना। हाँ, 4 ही तो पेपर हुए थे, 13 में, 16 में, 18 में और 21 में। जब मैं पुराने पेपर का बोलता हूं, इसका मतलब आरपीसी के सारे पेपर। बोले आरपीसी थर्ड ग्रेड मास्टर का लिया था, बोले वो फर्स्ट ग्रेड का लिया था, बोले वो आरएस का लिया था। राजस्थान जी के सब में कॉमन ही तो है, राजस्थान जी के सब पेपर में आती। अभी कोई जयन का एग्जाम हुआ, 6 पेपर हुए, उन 6 पेपर में भी राजस्थान जी के तो है। कोई डॉक्टर साहब का एग्जाम होगा, मेडिकल वालों का एग्जाम होगा, उसके अंदर भी राजस्थान जी के तो आएगी। तो राजस्थान जी के खूब सारे पेपर में आती। 2 तरीके हैं, या तो आरपीसी की साइट पे पूरे पेपर पढ़े विद आंसर की, ऑथेंटिक आंसर की, जिसको आरपीएससी मानती है, या तो वहां से डाउनलोड कर लिया जाए, आप में हिम्मत हो तब तो वहां से डाउनलोड कर लो, अपने रख लो उसमें, और वहां से क्वेश्चन देखते रहा करो, अपनी कॉपी के अंदर लिख लिया करो, या कोई क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश किया करो। पर वहां एक लफड़ा है फिर, वहां क्वेश्चन टॉपिक वाइज नहीं होंगे। वहां तो एक क्वेश्चन 57 की क्रांति का, अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि केवटिया कैसे पहना जाता है, तो कल्चर का क्वेश्चन, उसके अगला क्वेश्चन दूसरा है। तो मार्केट में खूब सारी बुक्स आती है पुराने पेपर्स की, और उनके अंदर पुराने पेपर्स की बुक में टॉपिक वाइज दे रखे हैं उन्होंने। मार्केट आपकी कमजोरी समझता है, मार्केट ये जानता है कि आप धाप के निकम्मे हो और कोई भी काम करना नहीं चाहते, तो मार्केट ने कहा तू चिंता मत कर, तेरे जैसे निकम्मे लोगों के लिए भी दुनिया में सर्वाइव करने की चीजें है, और हम तेरे को एक बुक बना देंगे, उस बुक के अंदर तेरे को अलग अलग क्वेश्चन दे देंगे। तो वो जब आप पुराने क्वेश्चन यदि आप देखोगे, और देखने चाहिए, हर बच्चे को पुराने क्वेश्चन देखने चाहिए। पुराने क्वेश्चन देखने से उसे पता चलता है कि एग्जामिनर की अप्रोच क्या है। मैं जो पढ़ता हूं यहां से क्वेश्चन कहां से आता है, तो आप पाओगे कि ये 3 किताबों का नाम लिखा है मैंने आपको। टोड की 2 किताबें और एक जॉर्ज थॉमस की डायरी, है ना। 3 किताब, क्या नाम दोबारा बोलो देखिए? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसी का एक नाम और सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। एक और किताब ट्रेवल्स इन, एक किताब है मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज। इन 3 किताबों के नाम को 50 बार पूछे मैं, को 50 बार उन्होंने रिपीट किया होगा। पुराने पेपर जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार कौन से क्वेश्चन पढ़ने, यार कौन से क्वेश्चन नहीं पढ़ने, क्या चीजें पढ़ूं और क्या चीजें नहीं पढ़ूं। आप पुराने पेपर पढ़ोगे तब आपको लगेगा कि यार ये यदि मैं याद ना भी करूं ना कि स्कॉटलैंड का रहने वाला था, आयरलैंड का रहने वाला था, तो ही पार पड़ जाएगी। तो सर ने क्यों लिखवाया? ताकि थोड़ी समझ विकसित हो। कई चीजें इसलिए बता दी जाती है कि यार थोड़ा दिमाग में रहे, वरना मैं सीधा लिखवाऊंगी जॉर्ज थॉमस कि ये मराठों का बढ़ाइती सेनापति था, तो आपको लगे सर नाम तो मराठों जैसा नहीं है। मराठों का नाम होता तो कोई शिवाजी, संभाजी, बाजीराव टाइप का नाम होता, नाम जॉर्ज थॉमस आपको जो मराठों का सेनापति। अब मैंने थोड़ी बातें बताई आपके दिमाग में फिक्स हुई, तो कई चीजें इसलिए लिखवानी पड़ जाती है कि यार वो आती है वहां से, उसके बारे में पूछ लिया जाए। यदि क्वेश्चन पूछा तो या तो 3 किताबों के नाम या फिर 2 चीजें,
कि राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? टोड। राजपुताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? दोस्तों याद आएगी बात? चलो ये हम पढ़ रहे थे भाई, हम राजस्थान के इतिहास में किस किसने क्या क्या लिखा आपने, तो नॉर्मल जानकारी है। और बताता हूं देखो थोड़ी बात, कहीं का भी आप इतिहास यदि निकालोगे तो इतिहास 3 भागों में बांट के पढ़ोगे आप। कितने भागों में बांट के पढ़ोगे? 3। अंग्रेजों का बंटवारा है मोटा मोटा सा कि कहीं की भी हिस्ट्री को 3 भागों में बांट के पढ़ा जाए, प्राचीन, मध्य और मैं भारत की हिस्ट्री की बात हूं, राजस्थान छोड़ो एक बार, भारत 10 तक तो पढ़ाई होगी हिस्ट्री, आप 10 तक पढ़िए, कहीं होगी 12th में भी रहेगी, कहीं ग्रेजुएशन के अंदर हिस्ट्री होगी। मैं नॉर्मली कोई अपने से पूछे कि प्राचीन में, मध्य में और आधुनिक में क्या फर्क है, आपको देखो सीधा सीधा सा फर्क मिलेगा कि मैं कुछ नाम बोलता हूं आपके सामने, मैं नाम बोला पुलकेशिन, राजेंद्र, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, मालविका अग्निमित्र, शिशुपाल वध, अभिज्ञान शकुंतलम, मैं बोलूं ऋग्वेद, यजुर्वेद, विश्वरा, विश्वला, लोपामुद्रा, कक्षावृत्ति, याज्ञवल्क्य। आप बोलते सर ये नाम तो बड़े जोरदार है, बोलने में जोर आता है इनको तो। मैं टोन चेंज करता हूं, मैं नाम बदलता हूं, याया बिन अहमद सरहिंदी, अब्बास खान सरवादी, तारिक ए अलाई, खजान उल फतू है, मिफ्ता उल फतू है, सकनीत उल ओलिया, सफीनत उल ओलिया, अबू बकर इसामी, हसन निजामी, ताजुल मासिर, फतुआ उस सलातीन। अब लगे सर हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। मैं नाम फिर चेंज करता हूं, मैं नाम बोलता हूं लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जॉन लॉरेंस, विलियम लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस, जॉन ब्रेंटन, विलियम ब्रेंटन। अरे सर इस बार फिर चेंज हो गए। मैंने जो सबसे पहले संस्कृत टाइप के नाम बोले, मैंने बीच में जो फारसी के नाम बोले, मैंने जो अंग्रेजियों के नाम बोले, ये अंग्रेजों का बंटवारा था। जे.एस. मील नाम करके अंग्रेजों का एक इतिहासकार था जिसने कहा कि जो हिंदुओं का राज रहा था वो प्राचीन काल है, जब मुस्लिम भारत में आ गए थे वो तुम्हारा मध्यकाल है, और जब हम आए कितना गहराई से उन्होंने घुसाया कि भारत आधुनिक तब हुआ जब भारत में कौन आए, कितना सटीकता से उन्होंने आपके दिमाग में बिठाया कि साहब हमारे आने से पहले आपके बड़ के एयर कंडीशनर धोतियां पहन पहन के मर गए थे, ये पैंट पहनी हमने सिखाई है आपको, इससे पहले तुम आधुनिक तो आई बात समझ। ये तीनों जब हिस्ट्री अपने पढ़ेंगे तो सबसे बड़ी ये है, खूब बड़ी है। कारण है कि वही मैंने कहा कि पहले राजस्थान एक तो था ही नहीं, अपने तो अलग अलग रियासतें थी, तो अलग अलग रियासतों की हिस्ट्री अपने आप में बड़ी हो गई, तो ये सबसे बड़ी है। फिर दूसरी, इसके साथ में कल्चर जुड़ी हुई है। क्योंकि पूछे सर अपने कल्चर में क्या पढ़ेंगे, क्या अपने कल्चर में पढ़ेंगे किले, फोर्ट्स, राजस्थान में जो किले फोर्ट है वो पढ़ेंगे। कितने किले हैं सर राजस्थान में, तो मैं कहूं भाई होने को तो अपने 500 किले होंगे, पर अपने 30-35 तो पढ़ ही लेंगे, 30-35 तो अपने को पढ़ने ही पड़ेंगे। 30-35 किले में सब में एक लाइन ये लिखवानी पड़ेगी ना, इस किले का निर्माण फलाने राजा ने करवाया। क्या बिना राजा पढ़े वो किला पढ़ा जा सकता है क्या? अपने पढ़ेंगे पेंटिंग, सर कितनी पेंटिंग है अपने राजस्थान में? 4, मेवाड़ की, मारवाड़ की, हाड़ौती की और डुंडाड़ की। एक भी पेंटिंग मैंने लिखवाई कोई कि मेवाड़ की चित्रकला महाराणा प्रताप के टाइम शुरू हुई, मारवाड़ की चित्रकला मालदेव के टाइम शुरू हुई, बीकानेर की चित्रकला राय सिंह के टाइम शुरू हुई, आमेर की चित्रकला मान सिंह के टाइम शुरू हुई। जब ये मान सिंह राय सिंह पढ़ाए होंगे तभी तो चित्रकला पढ़ी जा सकती है, बिना इसके ये हो नहीं पाती। मैं आगे आपको फोक थिएटर पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा तमाशा, कि तमाशा लोकनाट्य। मैं कहूंगा कि तमाशा लोकनाट्य महाराष्ट्र का था लेकिन अपने जयपुर में लोकप्रिय हो गया। स्वाभाविक सा सवाल बच्चे के दिमाग में आता है, सर जयपुर कैसे आ गया? तब मैं लिखाऊं कि भाई सवाई प्रताप सिंह नाम का एक राजा बंशीधर भट्ट नाम के कलाकार को यहां पे लेके आ गया था, तो सवाई प्रताप सिंह पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी कल्चर की वो बात समझ में आ पाएगी। इसलिए भी ये वाली थोड़ी बड़ी हो जाती है क्योंकि इसके साथ में क्या जुड़ी हुई है। इसके बाद में दूसरा बड़ा पोर्शन है ये जो हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, वो वाला पोर्शन है। अभी आप कोई का देखा कि सर अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि हमारा तो अंग्रेजों का राज ही नहीं था, तो हम कैसे लड़े? तो हम नहीं लड़े, नहीं लड़े, हम राजस्थान वाले अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़े। तो फिर हम आधुनिक में क्या पढ़ेंगे? हम वो पढ़ेंगे जो हमने राजाओं के खिलाफ आंदोलन किए। भाई हम पता है किसान आंदोलन, तो किसान आंदोलन क्यों हुआ? टैक्स ज्यादा लगाए, तो टैक्स किसने लगाए? आगे बस हम पढ़ेंगे प्रजामंडल आंदोलन, प्रजा का तो मतलब ही जनता है, प्रजा का उल्टा क्या होता है? राजा। तो प्रजामंडल आंदोलन किसके खिलाफ होंगे? फिर सबसे कम ये, फिर कोई बात है कि सर ये सबसे कम क्यों है? वही बात, हिस्ट्री 2 प्रकार से लिखी जा सकती है, या तो आर्कियोलॉजी के आधार पे या रिटन एविडेंस के आधार पे। इसके रिटन एविडेंस ही नहीं ज्यादा। कालीबंगा एक गांव मिला है, अब इसके कितने तुक्के मार सकते हो मार लो, कितने तरीके से इसको बता सकते हो। ये कालीबंगा पे 4 किताब हो, तो मेवाड़ पे तो किताब है 20, अब 20 किताबों की चीजें पढ़नी है। कालीबंगा में तो गांव है, इतिहासकरण अलग अलग उसके बता दिए, वो चीजें पढ़ ली जाए, तो ये सबसे कम। तो अपने भी इसी ऑर्डर में पढ़ लेंगे, सबसे ज्यादा वाला पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद में ये पढ़ लेंगे, और उसके बाद कौन सा पढ़ लेंगे? पहले लिखो मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल राजस्थान, मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल राजस्थान, मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। बोला 5 मिनट रुक जाओ, बाकी सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, बाद में लिखना, और आगे से ध्यान रखना बीच में क्लास में नहीं पानी वानी लेके बैठा करें।
2 मिनट रुक जाओ। क्या लिखा है? मध्यकालीन राजस्थान का। अच्छा, आप, मैंने आज आते ही सबसे पहली लाइन बोली थी यार, सिलेबस कितने लोगों को याद हो रखा है? आज घर पे जाके सिलेबस देखना। आप जब ये प्राचीन वाला सिलेबस देखेंगे तो सॉरी मध्यकाल वाला सिलेबस देखेंगे तो इसमें एक लाइन लिखी हुई है, प्रमुख राजवंश। क्या लिखा हुआ है? कि अपने को प्रमुख राजवंश पढ़ने हैं इसके अंदर, प्रोमिनेंट डायनेस्टीज। जो डायनेस्टीज हुए, प्रमुख जो राजवंश हुए वो पढ़ने। अपने को क्या पता प्रमुख कौन से और कौन से नहीं? आरपी सिंह हम बताएंगे, हम जानते हैं प्रमुख कौन कौन से। तो ये पढ़ लेना कल। कौन कौन से पढ़ने? आरपी सिंह लिखा भाई, एक तो आपको पढ़ने चौहान, एक आपको पढ़ने परमार, एक आपको पढ़ने प्रतिहार, एक आपको पढ़ने गोहिल। और इन गोहिल को बाद में बोलने लगे थे सिसोदिया। एक ही बात है, गोहिल को या सिसोदिया को। मैं समझा दूंगा आगे हम पढ़ेंगे तब कि क्या अंतर है, कहां अंतर होता है इनके बीच में। एक अपने पढ़ेंगे राठौड़, एक अपने पढ़ेंगे कछवाहा। 6 डायनेस्टी पढ़नी है, बताओ कौन कौन सी? चौहान, परमार, प्रतिहार, गोहिलिया, सिसोदिया, राठौड़ और ये 6 डायनेस्टी पढ़नी। ये आरपीसी ने ठीक काम किया। पहले उसका ये प्रमुख राजवंशिता ही लिखा हुआ था, पढ़ाते तो पहले भी यही थे। पर पहले क्या होता, फिर स्टूडेंट आता कि सर आपने जो 6 पढ़ाए, हाँ तो सर चावड़ा राजवंश तो पढ़ाया नहीं। यार चावड़ों को खुद को ही नहीं पता कि हमारा कभी राज हुआ था यहाँ पे। नहीं सर, ये तो पढ़ाना तो पड़ेगा ना सर, रहा तो था ना उनका। तो यार क्वेश्चन तो आते नहीं, क्यों पढ़ना है? अरे सर आप थोड़ी डिसाइड करोगे कहां से क्वेश्चन आएगा कहां से नहीं आएगा, तो आरपीसी करेगी, आप थोड़ी बनाते हो पेपर। मैं तो नहीं बनाता, तो पढ़ाओ। तो चावड़ा पढ़ाए, फिर कोई स्टूडेंट तीसरा आता है, सर मोखरी वंश के बारे में आपने कोई जानकारियां नहीं दी। अरे मोखरियों का राज नहीं रहा सर, राज कैसे नहीं रहा था? रहा था, हमने पढ़ा उसके बारे में, तो मोखरी पढ़ो। फिर तो चौथा सर वरिक, वरिक वंश के बारे में आपने नहीं पढ़ा है, नाग वंश नहीं पढ़ा है। इस बार आरपीसी ने ठीक काम किया, उसने डिफाइन किया, उसने कहा 6 प्रमुख है। मास्टरों के लिए सबसे भला काम किया कि टाबर आप कम से कम ये तो छाती पे मूंग ना डले, और टाबर भी कम से कम वही पढ़े जो काम का है, फालतू में क्यों पढ़े? तो कौन कौन से राजवंश बताओ देखे? चौहान, परमार, प्रतिहार, गोहिल। और आरपीसी ने एक और कहा, आरपीसी का इसमें भी हम क्या क्या पूछेंगे, इसमें भी क्या क्या चीजें पूछेंगे? तो उन्होंने कहा इनमें भी फिक्स है, इनमें हम क्या पूछेंगे? उन्होंने कहा इनके हम पॉलिटिकल सिस्टम पूछेंगे। क्या पूछेंगे? राजनीतिक पूछेंगे। इनकी सांस्कृतिक कल्चरल व्यवस्था पूछेंगे हम। इनकी प्रशासनिक पूछेंगे हम, एडमिनिस्ट्रेटिव। और इनका रेवेन्यू पूछेंगे हम। 4 ही चीजें पूछेंगे। कौन कौन सी बताओ देखे? राजनीतिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक और। इसका मतलब ये याद नहीं करते कि कौन से राजा की कितनी रानियां थी, कौन सी रानी से कितने कितने टाबर हुए, टाबरों में कितना गैप मेंटेन था। वरना बच्चे मेरे से ये सवाल भी पूछते हैं, सर ये इसका क्या लगता है और वो उसका क्या लगता है, ये इसका दादा और वो इसके पापा थी। अरे रीजनिंग थोड़ी है, ब्लड रिलेशन थोड़ी पढ़ना है अपने को। अपने को जिन लखन वाले राजा हुए थे उनके काम पढ़ने, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ने। काम भी 4 प्रकार के। कौन कौन से? राजनीतिक का मतलब है लड़ाइयां कौन सी भी, संधियां कौन सी भी। संस्कृति का मतलब है किले, महल, मालिया, अभिलेख, मंदिर, चित्रकला कौन सी बनवाई। प्रशासनिक का मतलब है वो मंत्री मंत्री कैसे बनाते। रेवेन्यू का मतलब है टैक्स कितना लेते हैं, है ना। तो ये भी क्लियर रहना चाहिए दिमाग के अंदर एकदम कि हमें क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। तो कौन कौन से राजवंश है उतारो, ऐसे कैसे लिख लो? प्रमुख राजवंश, ये 6 नाम उतारो और सामने इसके तीर लगा के लिख लो, राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, राजस्व, ताकि आपके भी दिमाग में चीजें क्लियर रहेगी। प्रमुख राजवंश, मेजर डायनेस्टीज या प्रोमिनेंट डायनेस्टीज, कुछ लिख लो। मेजर डायनेस्टीज या प्रोमिनेंट डायनेस्टीज। अगली क्लास इकोनॉमी की होगी आपकी, है ना। और 15-20 मिनट बाद में, 15-20 मिनट का बीच में गैप है, आप आराम से चाय वगैरह पी सकते हैं। चाय पी ले, नीचे जाके पानी पानी पी के बैठ जाओ। अपने चाय सुबह सुबह पियोगे, पी के आए होंगे आप, पानी वानी पी के बैठ जाना। फिर भी किसी की नशा दिखता ही हो तो पी लेना, कहीं उनकी आंखें नहीं खुल रही होती है। कौन कौन सी व्यवस्था बताओ देखे? राजनीतिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक और। ठीक है, चलो कल मिलेंगे। ये मैं किताबों के नाम पूछूंगा कल किसी से भी खड़े करके। हाँ मैं बोल रहा ना मैंने, पॉलिटिकल, कल्चरल, एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू।
अरे सब पढ़ाएंगे तुम, हाँ सब बताएंगे। तू एक बार तो आज ये पढ़ गया ना इतना, ये तो क्या बच्चा जिस दिन फीस देता है या पहले दिन एडमिशन लेता है उसको लगता है आज सब कुछ पूछ लूं मैं। आज मास्टर को नागा नहीं किया तो मतलब ही क्या है। मैं 2 महीने जान खाऊंगा आपकी, एक एक चेहरा देख देख के बोर हो जाओगे आप। लिख लिया, उतार लिया, चल ठीक।